मोहम्मद इरफान खान। तो आज हम जो है वो एनएमडी कैट केमिस्ट्री 2020 का जो पेपर है उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, एल्काइल हैलाइड्स involving CS bond breakage and CNU bond formation simultaneously would follow the mechanism। मतलब एल्काइल हैलाइड का वो वाला मैकेनिज्म हमने यहाँ पर चूज़ करना है कि वो वाला रिएक्शन जिसके अंदर हमारे पास CX बॉन्ड ब्रेकेज और CNU बॉन्ड फॉर्मेशन एट द सेम टाइम जो है वो हो रही होती है। तो हमें पता है कि हमारे पास जो एल्काइल हैलाइड्स होते हैं, सपोज करें हमारे पास ये CX है, तो ये हमारे पास एल्काइल हैलाइड की एक बॉन्ड ब्रेकेज होगी और दूसरा कहता है हमारे पास CNU बॉन्ड फॉर्मेशन जो है एट द सेम टाइम जो है वो दोनों की दोनों चीज़ें हो रही होती हैं। मतलब एक चीज़ उतरेगी और दूसरी जगह उसकी जगह पर आकर अटैच होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो है वो कोई ना कोई सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा कि एक चीज़ उतर रही है और उसकी जगह पर कोई दूसरी चीज़ आकर अटैच हो जाएगी। तो ये हमारे पास जो है कोई ना कोई सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही होगा। मीन टू से कि ना तो हमारे पास ये E1 रिएक्शन हो सकता है, ना ही ये हमारे पास जो है वो E2 रिएक्शन हो सकता है। अब या तो हमारे पास SN1 रिएक्शन होगा या फिर SN2 रिएक्शन होगा। तो हमें पता है कि SN2 और SN1 के अंदर बेसिकली डिफरेंस ये है कि हमारे पास जो SN2 होता है उसके अंदर उन दोनों प्रोसेसेस जो हमारे पास एल्काइल हैलाइड के अंदर कार्बन और हैलोजन की बॉन्ड ब्रेकिंग और दूसरी तरफ कार्बन और आने वाले न्यूक्लियोफाइल की बॉन्ड फॉर्मेशन एट द सेम टाइम हो रही होती है। तो ऐसे मैकेनिज्म को हम लोग SN2 मैकेनिज्म का नाम देते हैं। और इसके अंदर हमारे पास न्यूक्लियोफाइल और एल्काइल हैलाइड एट द सेम टाइम दोनों चीज़ें रेट डिटरमाइनिंग स्टेप के अंदर हिस्सा ले रही होती हैं। इसी वजह से हम लोग इसको जो है वो न्यूक्लियोफिलिक बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन का नाम दे रहे होते हैं कि इसके अंदर दो मॉलिक्यूल जो हैं वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप के अंदर हिस्सा ले रहे होते हैं। जबकि SN1 मैकेनिज्म के अंदर हमें पता है कि क्या होता है कि वहाँ पे हमारे पास सबसे पहले जो है वो हैलोजन की ब्रेकिंग होती है, कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन होती है, वो हमारे पास लोएस्ट स्टेप होता है। चूँकि उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एल्काइल हैलाइड ही पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, तो हम लोग कहते हैं कि वो जो है वो हमारे पास SN1 मैकेनिज्म होगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो हमारे पास SN2 होगा कि जिसके अंदर हमारे पास बॉन्ड ब्रेकिंग और नेक्स्ट कार्बन और न्यूक्लियोफाइल की बॉन्ड फॉर्मेशन एट द सेम टाइम होगी। तो हमारे पास SN2 मैकेनिज्म जो है वो फॉलो करेगा। क्वेश्चन नंबर 2 है कि हमारे पास इनमें से सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड जो है वो कौन सा है। तो सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड हमें पता है कि ऐसे एल्काइल हैलाइड को बोला जाता है जिसके अंदर हमारे पास हैलोजन किसी ऐसे कार्बन के साथ अटैच हो जो कि आगे डायरेक्टली किसी दो कार्बन के साथ अटैच हो। तो अगर अल्फा ऑप्शन को देखते हैं तो हमारे पास क्लोरीन इस कार्बन के साथ अटैच है, तो ये फर्दर आगे किसी एक कार्बन के साथ अटैच है, मीन टू से हमारे पास एक प्राइमरी कार्बन है। तो बीटा ऑप्शन को देखें कि क्लोरीन जिस कार्बन के साथ अटैच हुआ आगे किसी भी कार्बन के साथ अटैच नहीं है, तो अकॉर्डिंग टू आवर बुक इसे भी जो है वो हम लोग प्राइमरी ही बोलेंगे। नेक्स्ट हमारे पास चार्ली ऑप्शन देखें कि जिस क्लोरीन जिस कार्बन के साथ अटैच है वो आगे इस कार्बन के साथ और इस कार्बन दो कार्बन के साथ अटैच है, तो ये हमारे पास सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड होगी। जबकि चार्ली ऑप्शन जिसके अंदर क्लोरीन जिस कार्बन के साथ अटैच है, ये बेसिकली इसी स्ट्रक्चर को जो है वो कंडेंस फॉर्म के अंदर लिखा गया है। तो हमारे पास ये भी हमारे पास एक प्राइमरी ही एल्काइल हैलाइड है। तो यहाँ पे हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास बीटा जो है वो एक राइट ऑप्शन जो है वो हमारे पास चार्ली ऑप्शन जो होगी वो हमारे पास राइट ऑप्शन होगी। क्वेश्चन नंबर 3 है कि हमारे पास एल्काइल हैलाइड ऑन रिएक्शन विद अल्कोहल्स फॉर्म। तो अब काफ़ी बच्चों ने यहाँ पे ये मिस्टेक की है कि उन्होंने जो था वो ROH को जो था वो राइट ऑप्शन के तौर पे सिलेक्ट किया था, लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो राइट ऑप्शन होगी वो ईथर होगी। बेसिकली ये रिएक्शन है हमारे पास विलियमसन सिंथेसिस को लेकर। तो ये जो मैकेनिज्म है ये हमारे पास विलियमसन सिंथेसिस है जिसके अंदर हमारे पास अल्कोहल और अल्काइल हैलाइड आपस में रिएक्शन करते हैं और हमारे पास जो है वो एक ईथर की फॉर्मेशन जो है वो हो रही होती है। तो इसको आप लॉजिकली भी देख सकते थे ना कि क्या हमारे पास अल्काइल हैलाइड अल्कोहल के साथ रिएक्शन करके अल्कोहल ही बना सकते हैं। अब बच्चों ने यहाँ पर क्या किया कि उन्होंने RX का रिएक्शन करवा दिया ROH के साथ और उन्होंने देखा कि यहाँ पे अगर हम लोग नेगेटिव को नेगेटिव के साथ रिप्लेस कर दें, X की जगह पे OH लग जाए और OH की जगह पे X लग जाए, तो हमारे पास जो है वो उन्होंने यही सोचा कि हमारे पास जो है वो ROH की फॉर्मेशन हो जाएगी। लेकिन लॉजिकली ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। रिएक्टेंट खुद ही तो नहीं ना प्रोडक्ट के अंदर बन सकते। तो हमारे पास ये बेसिकली विलियमसन सिंथेसिस वाला एक मैकेनिज्म था जिसके अंदर हमारे पास एक अल्कोहल और अल्काइल हैलाइड जो है वो आपस में रिएक्शन करते हैं और हमारे पास एक ईथर की फॉर्मेशन हो रही होती है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो राइट ऑप्शन जो होगी वो चार्ली ऑप्शन को जो है वो हम लोग राइट ऑप्शन यहाँ पर कंसिडर कर रहे होंगे। तो विलियमसन सिंथेसिस के अंदर हमारे पास होता क्या है कि कोई भी जो अल्कोहल का मॉलिक्यूल होगा वो हमारे पास रिएक्शन करेगा Na के साथ। तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो अल्कोक्साइड आयन की फॉर्मेशन हो जाएगी कि
हाइड्रोजन जो होगा वो Na के साथ जो है वो रिप्लेस हो जाता है। तो अगर हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ROH होंगे तो हमारे पास दो मॉलिक्यूल्स होंगे वो R और Na पॉजिटिव के जो हैं वो दो हमारे पास, जिनको अल्कोक्साइड आयन भी बोलेंगे, तो ये हमारे पास जो है वो 2 मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस हो जाते हैं। अब फर्दर इसी का जो है वो हम लोग 2 R और नेगेटिव Na पॉजिटिव का जो है वो हम लोग अगर रिएक्शन करवा देते हैं एल्काइल हैलाइड के साथ, किसी भी एल्काइल हैलाइड के साथ, सपोज करें RX के साथ इसका रिएक्शन करवा रहे हैं, तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा कि इन दैट केस हमारे पास जो होगा वो Na पॉजिटिव जो होगा वो रिप्लेस हो जाता है R के साथ। Na पॉजिटिव जो होगा, ये R जो है वो एक पॉजिटिव स्पीशी है और X जो है वो नेगेटिव, तो पॉजिटिव पॉजिटिव को रिप्लेस कर देता है, तो Na जो होगा वो R की जगह पे जाकर अटैच हो जाएगा, R Na की जगह पर आ जाएगा, तो जो हमारे पास प्रोडक्ट होगी वो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ईथर जो हैं वो यहाँ पर फॉर्म हो जाएंगे। तो यही जो थी वो हमारे पास राइट ऑप्शन बीटा जो थी वो यहाँ पे राइट ऑप्शन थी। क्वेश्चन नंबर 4, IUPAC नेम। ये बेसिकली जो स्ट्रक्चर था आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला या कंडेंस फार्मूला जो गिवन था वो राइट नहीं था। इसका IUPAC नेम जो हमारी बुक के अकॉर्डिंग, फेडरल वालों की बुक के अकॉर्डिंग, इसका जो IUPAC नेम 2,6 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सानोन ही इसका राइट ऑप्शन बनता है। लेकिन बेसिकली इसके आपको ग्रेस मार्क्स ही मिलेंगे। उसकी रीज़न ये है कि ये जो आपको फार्मूला गिवन है मॉलिक्यूलर फार्मूला, इसके अकॉर्डिंग इसका कोई भी राइट ऑप्शन जो है वो नहीं बन सकता। बेसिकली ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर CH3 ट्वाइस और C6H8 होना चाहिए था, लेकिन आपके क्वेश्चन के अंदर C6H5 है। बेसिकली ये हमारे पास जो है वो राइट स्ट्रक्चर है और इसका जो होगा वो हमारे पास IUPAC नेम जो था वो 2,6 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सानोन जो था वो हमारे पास राइट ऑप्शन था। तो वो जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसके आपको ग्रेस मार्क्स हैं वो अवार्ड कर दिए जाएंगे इंशाल्लाह। क्वेश्चन नंबर 5 है कि हमारे पास फिनॉल इज़ नोन एज, तो ये बुक की लाइन है कि फिनॉल को जो है हम लोग कार्बोलिक एसिड भी बोलते हैं, तो ऐसा है जिसके अंदर कोई लॉजिक नहीं है, इट्स बुक लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फिनॉल इज़ मोर एसिडिक देन अल्कोहल बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। तो ऑप्शन को देखें कि डीलोकलाइजेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज इन दी OH ग्रुप। नहीं, ऐसा तो नहीं होता कि OH ग्रुप के ऊपर डीलोकलाइजेशन नहीं होती। बेसिकली जो डीलोकलाइजेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज होती है वो रिंग के अंदर होती है, और जब डीलोकलाइजेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज इन दी रिंग होती है तो उसके केस में हमारे पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं, और जब हमारे पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जितने ज़्यादा होते हैं उस चीज़ की स्टेबिलिटी जो होती है वो हमारे पास उतनी ही ज़्यादा होती है। तो जब फिनॉल की जो रेजोनेटिंग फिनॉल की जो बनने वाली फिनॉक्साइड आयन होती है उसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जितने ज़्यादा बनेंगे वो उतनी ही ज़्यादा स्टेबल होगी, और जो चीज़ जितनी ज़्यादा स्टेबिलिटी की तरफ जाती है तो हम लोग कहते हैं कि जो हमारे पास चीज़ होती है वो मोर एसिडिक होती है। तो हमारे पास डीलोकलाइजेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज रिंग के अंदर होने की वजह से ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, फिनॉक्साइड आयन को हम लोग मोर स्टेबल करेंगे। जब हमारे पास फिनॉक्साइड आयन इज मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू फिनॉल, तो हम लोग कहते हैं कि हाइड्रोजन ये इजीली लूज़ कर देगा। और यही बेसिकली राइट रीज़न होता है कि हमारे पास डीलोकलाइजेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज होती है रिंग के अंदर, जिसकी वजह से हम लोग फिनॉल को जो है वो मोर एसिडिक कह रहे होते हैं। उसके बाद डीलोकलाइजेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज होती नहीं है, तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से ये वैसे ही दोनों के दोनों ऑप्शन गलत थी। अल्फा ऑप्शन इस वजह से नहीं हो सकती कि OH ग्रुप के ऊपर नहीं डीलोकलाइजेशन होती। बेसिकली जो OH ग्रुप होता है इसी के अंदर से तो हाइड्रोजन रिमूव होकर जाता है और पीछे हमारे पास जो है वो बेंजीन ये फिनॉक्साइड आयन जो है वो बन जाता है। तो OH का तो हाइड्रोजन रिमूव हो चुका है तो उसके ऊपर डीलोकलाइजेशन पॉसिबल ही नहीं है, तो एक ही ऑप्शन बचती थी कि रिंग के अंदर उसकी डीलोकलाइजेशन होना शुरू हो जाती है। यहाँ पे हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो बीटा ऑप्शन जो है वो हमारे पास राइट ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास कहता था कॉमन नेम ऑफ द फॉलोइंग एल्डिहाइड इज। अब ये भी हमारे पास है वो फेडरल बुक से एज इट इज़ क्वेश्चन लिया गया है। अगर हम लोग इसको लॉजिकली भी देखें तो अगर इस स्ट्रक्चर को मैं थोड़ा सा खोल कर लिखता हूँ तो हमारे पास C डबल बॉन्ड हो, उसके साथ हाइड्रोजन अटैच है। जब भी कार्बोनाइल ग्रुप के साथ हमारे पास एक तरफ हाइड्रोजन अटैच होगा तो ये हमारे पास एक एल्डिहाइड होगा, मीन टू से कि ये भी एल्डिहाइड, ये भी एल्डिहाइड, ये भी एल्डिहाइड और ये भी एल्डिहाइड। तो इनमें से अब देखते हैं हमारे पास राइट ऑप्शन क्या हो सकती है। तो एक कार्बन है उसके साथ हमारे पास CH3 अटैच है, और एक ये कार्बन है और उसके साथ जो है वो हमारे पास क्लोरीन जो है वो अटैच है। तो कार्बोनाइल ग्रुप के साथ जो भी कार्बन अटैच होती है उसको अल्फा कार्बन बोला जाता है, और उसके नेक्स्ट जो कार्बन होती है वो हम लोग उसको बीटा कार्बन जो है वो बोल रहे होते हैं। और जब भी इन ग्रुप्स को नाम दिया जाता है तो हम लोग इनको जो है वो अल्फ़ाबेटिकली नाम दे रहे होते हैं। तो क्लोरो जो है वो C से स्टार्ट होगा और CH3 मिथाइल ग्रुप जो है वो M से स्टार्ट होता है, तो हम लोग पहले क्लोरो वाले ग्रुप को नाम देंगे, तो चूँकि वो बीटा पोजीशन के ऊपर मौजूद होगा तो ये बीटा क्लोरो और अल्फा मिथाइल प्रोपानॉन एल्डिहाइड जो होगा वो इसका राइट ऑप्शन होगा। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास बी ऑप्शन के अंदर जो है वो ये राइट ऑप्शन मौजूद है कि बीटा क्लोरो अल्फा मिथाइल प्रोपानॉन एल्डिहाइड जो होगा वो इसका करेक्ट IUPAC नेम जो है वो हमारे पास आ जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि which of the following reagent is used to separate and purify the carbonyl and non-carbonyl compounds। तो ये हमने पढ़ा था कि हमारे पास 2,4-DNPH एक ऐसा टेस्ट होता है जो कि कार्बोनाइल कंपाउंड देते हैं और बाकी जो है वो नहीं दे रहे होते। और इसी तरह से हमारे पास ये जो NaHSO3 होता है, सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट, ये भी हमारे पास जो है ये सिर्फ और सिर्फ कार्बोनाइल कंपाउंड ही देते हैं। इसके अलावा दूसरे नॉन कार्बोनाइल कंपाउंड जो है वो नहीं देते। HCN के सारे रिएक्शन कार्बोनाइल कंपाउंड भी करते हैं, कार्बोक्सिल ग्रुप भी करते हैं, तो ये राइट ऑप्शन ही हो सकता। राइट ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर बीटा ही होगी। BRMG CH3 ग्रिग्नार्जिन के साथ सारी की सारी चीज़ें हम लोगों ने 10 से 11 रिएक्शंस पढ़े हुए हैं चैप्टर नंबर 10 के अंदर, तो ये भी राइट ऑप्शन ही हो सकती है। इसके साथ भी मोर देन वन चीज़ें जो है वो रिएक्ट कर सकती हैं। इसी तरह से वाटर के साथ भी जो है वो हमारे पास हमने काफ़ी सारे रिएक्शन देखे हैं। तो बेसिकली जो स्पेसिफिक रिएक्शन है यहाँ पर कार्बोनाइल कंपाउंड के हिसाब से वो हमारे पास सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट होगा, तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेकेंडरी अल्कोहल इज द प्रोडक्ट ऑफ रिडक्शन ऑफ विच कार्बोनाइल कंपाउंड। तो कार्बोनाइल कंपाउंड किस कार्बोनाइल कंपाउंड की रिडक्शन करेंगे तो हमारे पास जो है वो एक सेकेंडरी अल्कोहल जो है वो बनेगी। पहले कार्बोनाइल कंपाउंड दो तरह के होते हैं, एक हमारे पास एल्डिहाइड होता है और दूसरा हमारे पास जो है वो कीटोन होता है। तो एल्डिहाइड की अगर रिडक्शन करेंगे तो हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल बन जाता है, और अगर जो है वो हम लोग कीटोन की रिडक्शन करेंगे तो उस केस में हमारे पास जो है वो सेकेंडरी अल्कोहल जो है वो बन जाया करता है। तो अगर हम लोग नीचे की तरफ आएँ तो ये रिडक्शन है, और अगर प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करें तो एल्डिहाइड बनता है। इसी तरह से कीटोन की रिडक्शन से सेकेंडरी अल्कोहल, और सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से जो है वो हमारे पास कीटोन बन सकते हैं। अब जो रिक्वायरमेंट है वो आप लोग देख लें, कहता है सेकेंडरी अल्कोहल इज द प्रोडक्ट के सेकेंडरी अल्कोहल जो होगी वो हमारे पास प्रोडक्ट होगी ऑफ रिडक्शन ऑफ किसकी रिडक्शन से। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि कीटोन की बेसिकली जब हम लोग रिडक्शन करवाते हैं तो हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल बनती है। तो अल्फा ऑप्शन के अंदर देखें कार्बोनाइल कार्बन के एक तरफ हाइड्रोजन, मतलब ये एल्डिहाइड है, ये राइट ऑप्शन नहीं हो सकती। बीटा ऑप्शन भी एक तरफ हाइड्रोजन मौजूद, तो ये भी राइट ऑप्शन नहीं है। चार्ली ऑप्शन जिसके दोनों तरफ हमारे पास CH3 ग्रुप मौजूद है, मीन टू से ये कीटोन है, तो यही हमारे पास यहाँ पे बेसिकली राइट ऑप्शन होगी। और डेल्टा ऑप्शन के अंदर एक तरफ हाइड्रोजन मौजूद है, तो ये भी एक एल्डिहाइड ग्रुप है, तो ये भी हमारे पास है वो राइट ऑप्शन नहीं हो सकती। तो सिलेक्ट करेंगे हम लोग यहाँ पे राइट ऑप्शन चार्ली को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि विच ऑफ फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। तो अगेन ये जो है वो हमारे पास फेडरल बुक से क्वेश्चन लिया गया है। इसका रिलेशन हमें ये बताया जाता है कि Ka का और pKa वैल्यू का हम लोग रिलेशन देखते हैं। जिस चीज़ की जितनी ज़्यादा Ka की वैल्यू होती है वो उतनी ही ज़्यादा चीज़ जो है वो एसिडिक हुआ करती है, और जिस चीज़ की pKa की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ जो होती है वो हमारे पास उतनी ही कम हुआ करती है। तो यहाँ पे हमारे पास फेडरल की बुक से मैंने SHS जो है वो यहाँ पे टेबल जो है वो आप लोगों के सामने ड्रा लेकर आया हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास देखें प्रोपानोइक एसिड एक ऑप्शन के अंदर गिवन था, एक के अंदर हमारे पास क्लोरोएथेनोइक एसिड था, और एक ट्राइक्लोरोएथेनोइक एसिड, और एक जो है वो हमारे पास नाइट्रोएथेनोइक एसिड जो थी वो राइट ऑप्शन थी। तो ये हमें जो वैल्यूज़ गिवन है वो हमें pKa की वैल्यूज़ जो हैं वो गिवन है। तो pKa वैल्यू का जो होता है वो एसिडिक स्ट्रेंथ के साथ जो है वो इन्वर्स रिलेशन हुआ करता है। तो जिस चीज़ की pKa की वैल्यू सबसे कम होगी वो उतनी ही ज़्यादा एसिडिक होगी। तो प्रोपानोइक एसिड की 4.9 है, और उसके बाद ऑप्शन के अंदर फ्लोरोएथेनोइक एसिड उसकी वैल्यू 2.6 गिवन है, उसके बाद ट्राइक्लोरोएथेनोइक एसिड उसकी वैल्यू 0.9 गिवन है, और नाइट्रोएथेनोइक एसिड उसकी वैल्यू जो है वो 1.7 गिवन है। तो इन सब में से जिसकी वैल्यू कम होगी वो उतना ही ज़्यादा एसिडिक होगा, तो हमारे पास ट्राइक्लोरोएथेनोइक एसिड की वैल्यू जो है वो सबसे कम है, तो यही रीज़न होगी कि हमारे पास जो है वो मोर एसिडिक होगा। तो वहाँ पे हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो ट्राइक्लोरोएथेनोइक एसिड जो होगा वो हमारे पास राइट ऑप्शन के तौर पे जो है वो हम लोग उसको सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो ट्राइक्लोरोएथेनोइक एसिड आएगा। टी के अंदर ये बाय मिस्टेक नाइट्रोएथेनोइक एसिड आ चुका है। अभी हमने देखा कि हमारे पास pKa की वैल्यू जो है वो ट्राइक्लोरोएथेनोइक एसिड के लिए सबसे कम है, तो हमारे पास यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो ट्राइक्लोरोएथेनोइक एसिड ही आएगी। तो बीटा इज आवर राइट ऑप्शन ओवर हियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं कि हाइड्रोलिसिस ऑफ द एसाइल क्लोराइड रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ। तो हाइड्रोलिसिस क्या होती है, बेसिकली किसी भी चीज़ को पानी की मौजूदगी के अंदर तोड़ देना। तो अभी एसाइल क्लोराइड, तो एसाइल बेसिकली CH3 C डबल बॉन्ड O को बोला जाता है,
और इसके साथ क्लोरीन अटैच है, कहते हैं इसकी हमने हाइड्रोलिसिस करवानी, मतलब वाटर की मौजूदगी के अंदर इसको तोड़ देंगे तो नेगेटिव स्पीशीज को नेगेटिव के साथ रिप्लेस कर देंगे। इसका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा कि क्लोरीन एक नेगेटिव चीज़ होगी और इधर OH नेगेटिव, तो OH जो है वो इस क्लोरीन की जगह पर आ जाएगा और Cl जो होगा वो इसकी जगह पर चला जाएगा, तो हमारे पास CH3 डबल बॉन्ड O और Cl की जगह पे OH आ जाएगा। तो ये हमारे पास एक कार्बोक्सिल ग्रुप है, तो ये हमारे पास जो है वो एक कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, साथ में हमारे पास जो है वो HCl रिलीज हो जाती है गैस। तो यहाँ पे हमारे पास जो राइटोसिन है वो कार्बोक्सिलिक एसिड जो होगा वो हमारे पास राइटोसिन के तौर पे सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द एग्जैक्ट रिएक्टिविटी ऑर्डर फॉर द कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स। अगेन ये हमारे पास जो है वो एसएचएस बुक की ही लाइन है। फेडरल बुक से ये क्वेश्चन एसएचएस पिक किया गया, तो हमारे पास यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो एसाइल क्लोराइड आर मोर रिएक्टिव देन एनहाइड्राइड देन ईस्टर होगा। इसका राइट ऑप्शन ये मैंने एसएचएस है वो फेडरल की बुक जो है वो यहाँ पे पेस्ट की हुई है कि हमारे पास एसाइल क्लोराइड सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं देन एनहाइड्राइड एंड देन ईस्टर कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्टिविटी सेम होती है और उसके बाद जो है वो हमारे पास एमाइड्स आ रहे होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो डेल्टा बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Based on the physico-chemical properties, proteins may be classified into the following types। तो ये हमारे पंजाब बोर्ड की एज इट इज़ लाइन है कि हम लोग इनको 3 क्लासेस के अंदर जो है वो क्लासीफाई कर रहे होते हैं, सिंपल प्रोटीन्स, ड्राइड प्रोटीन्स, कंपाउंड प्रोटीन्स एंड। तो तीनों के तीनों के अंदर ही हम लोग इसको क्लासीफाई करते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो ऑल ऑफ द अबव आ जाएगा। मैंने एज इट इज़ है वो यहाँ पे आप लोगों के लिए लाइन भी पेश की हुई है पंजाब बोर्ड की तरफ से कि फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बेस के ऊपर प्रोटीन को हम लोग क्लासीफाई करते हैं, सिंपल प्रोटीन, कंपाउंड प्रोटीन एज वेल एज ड्राइड प्रोटीन। तो हमारे पास यहाँ पे जो राइट ऑप्शन बनेगा वो ऑल ऑफ दीज आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि बेस्ड ऑन फंक्शन थायरोक्सिन कैन बी क्लासिफाइड एज। तो अगेन इट्स आर बुक लाइन के हमारे पास थायरोक्सिन को एज अ हार्मोनल प्रोटीन, अब ये बुक की लाइन है जहाँ पे हमारे पास प्रोटीन्स की प्रॉपर्टीज़ लिखी हैं, तो वहाँ पे उसने दिया हुआ है पंजाब बोर्ड की बुक से ये क्वेश्चन लिया गया कि मैंने प्रोटीन्स हैव द स्पेशलाइज्ड फंक्शन। हीमोग्लोबिन जो होता है वो एज अ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन एक्ट करता है, जबकि कुछ प्रोटीन कहता है एक्ट एज अ हार्मोन्स, और हमें पता है बायोलॉजी के अंदर भी पढ़ा है कि हार्मोन्स के रेगुलेटरी फंक्शंस हुआ करते हैं। तो उसकी एग्जांपल्स के अंदर देखें इंसुलिन और थायरोक्सिन। तो बेसिकली जो थायरोक्सिन है वो हमारे पास एक हार्मोनल प्रोटीन थी, तो यही हमारे पास क्वेश्चन के अंदर पूछा गया था, तो थायरोक्सिन को हम लोग हार्मोनल प्रोटीन के तौर पे सेलेक्ट करेंगे और यही जो है वो हमारे पास यहाँ पे राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एस्पारटिनेज एंजाइम जो हैज़ बीन यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ। तो ये हमारे पास ब्लड कैंसर इन चिल्ड्रन के अंदर हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। अगेन इट्स आवर पंजाब बुक या पंजाब बोर्ड की बुक लाइन है जहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम्स लिखी हुई हैं, तो ये सबसे उस पैराग्राफ की लास्ट लाइन है कि जो एस्पेराजिनेज होता है वो प्रूव्ड हुआ है वेरी यूजफुल इन द ट्रीटमेंट ऑफ ब्लड कैंसर इन चिल्ड्रन। तो यहाँ पे हमारे पास जो राइट ऑप्शन होगा वो ब्लड कैंसर जो है वो राइट ऑप्शन के तौर पे यहाँ पे हम लोग सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, तो हमारे पास किस किस्म के जो है वो ऑक्साइड बन रहे होते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है ये हमारे पास जो S&P ब्लॉक एलिमेंट्स वाला यूनिट है वहाँ से लिया गया है। पोटाशियम, रुबिडियम एंड सीजियम बिलोंग्स टू फर्स्ट ग्रुप। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि ये किस तरह के ऑक्साइड्स बनाते हैं। बेसिकली फर्स्ट जो हमारे पास ग्रुप है लिथियम, सोडियम, पोटाशियम आ जाता है, दैन रुबिडियम एंड दैन जो है वो हमारे पास सीजियम आ जाता है। तो लिथियम जब भी हमारे पास ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो उसके केस में हमारे पास नॉर्मल ऑक्साइड्स बन जाया करते हैं, तो Li2O ये हमारे पास नॉर्मल ऑक्साइड बनते हैं। और जब भी हमारे पास सोडियम रिएक्शन करता है तो उसके केस में जो है वो हमारे पास पर ऑक्साइड्स बन जाया करते हैं, Na2O2 जो होगी वो हमारे पास। लिथियम के केस में हमारे पास जो है वो नॉर्मल ऑक्साइड बनती है जिसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होती है। सोडियम के केस में ये हमारे पास जो है वो पर ऑक्साइड बन जाया करते हैं जिसके केस में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो हमारे पास -1 होती है। जबकि पोटाशियम, रुबिडियम एंड सीजियम ये तीनों की तीनों जब भी हमारे पास वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे तो ये हमारे पास जो है वो सुपर ऑक्साइड्स की फॉर्मेशन कर दिया करते हैं। इसी तरह से रुबिडियम ऑक्साइड आ जाएगा, देन हमारे पास सीजियम ऑक्साइड जो होगा वो हमारे पास यहाँ पे राइट ऑप्शन के तौर पे जो है वो हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे। तो तीनों के केसेस में जो है वो हमारे पास सुपर ऑक्साइड बन रही होती है। तो यही हमसे पूछा गया था कि जब भी पोटाशियम, रुबिडियम और सीजियम आपस में ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो कौन सा ऑक्साइड बनता है। तो बेसिकली वहाँ पे हमारे पास जो है वो सुपर ऑक्साइड की फॉर्मेशन हुआ करती हैं। तो यहाँ पे बुक की लाइन मैंने ऐसे टेस्ट पेज पे की है कि पोटाशियम, रुबिडियम और सीजियम जो है वो रिएक्ट करेंगे ऑक्सीजन के साथ टू फॉर्म द सुपर ऑक्साइड, और इसका कलर ऑरेंज येलो होता है।
तो यहाँ पे ये आप लोग देख सकते हैं कि पोटाशियम का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हुआ है, तो हमारे पास जो है वो पोटाशियम सुपर ऑक्साइड्स की जो है वो फॉर्मेशन हुई है। बेसिकली जो नॉर्मल ऑक्साइड्स होते हैं, नॉर्मल ऑक्साइड के केस में जो ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो हमारे पास -2 होती है। जो पर ऑक्साइड्स होते हैं उसके केस में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो -1 हुआ करती है। एंड इन केस ऑफ सुपर ऑक्साइड हमारे पास जो ऑक्सीजन होता है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट की जो वैल्यू होती है वो -1/2 होती है। तो ये बेसिकली इन तीनों के अंदर डिफरेंस है। तो पोटाशियम, रुबिडियम और सीजियम के केस में हमारे पास सुपर ऑक्साइड बनते हैं। हम लोग यहाँ पर देख भी सकते हैं कि KO2 है, तो पोटाशियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, तो O2 की जो होगी वो -1 होगी। और अगर इनमें से किसी एक ऑक्सीजन की फाइंड करनी होगी तो 2 से डिवाइड कर देंगे, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट की वैल्यू जो है वो हमारे पास -1/2 जो है वो आ जाती है। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा वो सुपर ऑक्साइड ही होगा। नेक्स्ट अगेन हमारे पास S&P ब्लॉक से रिएक्शन और SHS पूछा गया कि मैग्नीशियम रिएक्ट करते हैं नाइट्रोजन के साथ, तो हमें पता है मैग्नीशियम नाइट्राइड Mg3N2 की फॉर्मेशन हो जाती है। SHS बुक की लाइन है। तो इसका रिएक्शन देख लेंगे। तमाम के तमाम जितने भी ग्रुप 2A के एलिमेंट्स होते हैं वो नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं ऑन हीटिंग गिविंग द नाइट्राइड्स। फॉर एग्जांपल कहते हैं मैग्नीशियम जब भी नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा तो हमारे पास मैग्नीशियम नाइट्राइड की फॉर्मेशन होना शुरू हो जाती है। SHS बुक लाइन जो थी वो हमें क्वेश्चन पेपर के अंदर गिवन थी। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो Mg3N2 जिसको मैग्नीशियम नाइट्राइड भी बोला जाता है, ये हमारे पास एज अ प्रोडक्ट जो है वो आ जाती है। एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि डेंसिटीज ऑफ अल्कली मेटल्स आर लो ड्यू टू, कि हमारे पास जो अल्कली मेटल्स होती हैं उनकी डेंसिटी। तो ये SHS जो है वो हमारे पास बुक की लाइन भी है फेडरल बुक की, और वैसे भी आकर आप लोग देख सकते हैं कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम। तो डेंसिटी के फैक्टर में हमारे पास मास और वॉल्यूम इन्वॉल्व होते हैं। तो जिस चीज़ की वॉल्यूम, उसने कहा कि डेंसिटी ऑफ अल्कली मेटल्स आर लो, मतलब डेंसिटी की वैल्यू लो। तो डेंसिटी लो होने का मतलब क्या होगा कि इसका जो वॉल्यूम होगा वो हमारे पास ज़्यादा होना चाहिए। तो यही बेसिकली SHS हमारे पास राइट ऑप्शन थे कि लार्ज एटॉमिक वॉल्यूम होने की वजह से अल्कली मेटल्स की डेंसिटी जो होती है वो हमारे पास कम हुआ करती हैं। अब हमें पता है कि जो अल्कली मेटल्स होती हैं वो पीरियड में सबसे लेफ़्ट साइड पर होती हैं, और लेफ़्ट टू राइट हमारे पास साइज होता है वो डिक्रीज होता रहता है। तो पीरियड में सबसे पहले होने की वजह से इनका साइज होता है वो ज़्यादा होता है। लार्ज एटॉमिक वॉल्यूम होने की वजह से इनकी जो डेंसिटीज़ होती हैं वो कम हुआ करती हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो लार्ज एटॉमिक वॉल्यूम की वजह से जो है वो हमारे पास इनकी डेंसिटीज़ की जो वैल्यूज़ होती हैं वो लो हुआ करती हैं। तो ये SHS फेडरल की बुक की लाइन थी कि द डेंसिटीज ऑफ अल्कली मेटल जो है वो हमारे पास क्वाइट लो हुआ करती हैं ड्यू टू लार्ज एटॉमिक वॉल्यूम, उनका वॉल्यूम ज़्यादा होने की वजह से। नेक्स्ट चलते हैं कि इन थर्ड सीरीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स पैरामैग्नेटिक बिहेवियर इज मैक्सिमम 4। तो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर का डायरेक्ट रिलेशन होता है किस चीज़ के साथ? पैरामैग्नेटिक बिहेवियर का डायरेक्ट रिलेशन आएगा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के साथ। तो जिस चीज़ में जितने ज़्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसके उतनी ही ज़्यादा जो है वो हमारे पास पैरामैग्नेटिक रिएक्टर जो है वो हमें देखने को मिल रहा होता है। तो Mn+2 के अंदर और Fe+3 के अंदर तो हमारे पास जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं 5। तो इस वजह से हम लोग कहते हैं कि इनका जो होगा वो हमारे पास पैरामैग्नेटिक रिएक्टर ज़्यादा होता ही होता है। तो नेक्स्ट ये जो 4 ऑप्शंस गिवन है इनमें से बेसिकली हमने सेलेक्ट करना है कि इन चारों में से किसका जो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर होगा वो ज़्यादा होगा। तो इनको 1 बाय 1 करके जो है वो हम लोग अभी देख लेते हैं कि इनमें से किसका जो होगा वो पैरामैग्नेटिक रिएक्टर ज़्यादा होगा। पैरामैग्नेटिक रिएक्टर उसी चीज़ का ज़्यादा होगा जिसके अंदर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो हमारे पास ज़्यादा होंगे। तो अल्फा ऑप्शन के अंदर देखिए हमारे पास क्रोमियम गिवन है। तो क्रोमियम का हमें पता है एटॉमिक नंबर जो होता है वो 24 होगा। तो क्रोमियम 24, अगर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आर्गोन के बाद देखें तो वो हमारे पास होती है 4s1 और 3d5। अब हमें पता है कि इसका एक्सेप्शनल बिहेवियर होता है ड्यू टू स्टेबिलिटी ऑफ हाफ ऑर्बिटल्स। तो +3 अगर लेकर आना है तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स इन केस ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज हमारे पास जो है वो उस ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिमूव हुआ करते हैं। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन उसका ऐसे निकल जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन पीछे बचेंगे वो हमारे पास डी से निकल जाएंगे, तो डी के 3 ऑर्बिटल जो होंगे वो हाफ फिट होंगे। तो हम लोग कह सकते हैं कि Cr+3 के केस में हमारे पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो 3 होते हैं। अब V3 पॉजिटिव। अब यहाँ पर हमारे पास क्या होगा कि वेनेडियम इसका जो एटॉमिक नंबर है वो हमारे पास होगा 23, और इसकी जो ऑक्सीडेशन जो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं वो हमारे पास 4s2 और 3d3 जो होती है वो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है। तो उस 3 पॉजिटिव मतलब 3 इलेक्ट्रॉन निकालने, 4s2 से 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे और 3d3 में से 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो पीछे हमारे पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 2 बच जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं टाइटेनियम की, तो इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो हमें पता है 22 होता है, और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो
इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है वो 4s2 3d 2 आ जाएगी। इसके ऊपर भी 3 पॉजिटिव चार्ज है तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएंगे और 1 इलेक्ट्रॉन डी से निकालेंगे तो हमारे पास एक जो होगा वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचेगा और Zn+2 गिवन है तो इसका जो एटॉमिक नंबर हमें पता है वो हमारे पास 30 होगा और इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो 4s2 और 3d10 हुआ करती है। तो 4s2 दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन निकाल दें 3d10 डी के 5 ऑर्बिटल होते हैं, पांचों के अंदर दो दो इलेक्ट्रॉन मतलब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कोई नहीं है तो यहाँ पे हमारे पास जीरो जो होगा वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। तो हम लोग कहेंगे कि इन सभी में से जो राइट ऑप्शन होगी वो हमारे पास Cr3 पॉजिटिव होगी। रीज़न क्या होगी कि इन चारों में से जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास ज़्यादा हैं वो बेसिकली Cr3 पॉजिटिव के अंदर होंगे तो इसी का जो वो हमारे पास पैरामैग्नेटिक रिएक्टर जो था वो हमारे पास ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे जो हमारे पास राइट ऑप्शन होगा वो अल्फा ऑप्शन होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ क्रोमियम इज। तो उसने हमें प्रोटॉन नंबर दे दिया 24 क्रोमियम का, तो आर्गोन तक तो 18 हो जाती है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो नेक्स्ट हमने जो 6 इलेक्ट्रॉन बचे हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट देखनी थी बेसिकली। तो हमारे पास हमें पता है कि आर्गोन तक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हासिल करने के बाद हमारे पास 4s के अंदर इलेक्ट्रॉन जाते हैं 4s2, तो यहाँ तक हमारे पास जो है वो 20 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। और नेक्स्ट जो है वो हमारे पास 3d4 इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो थी वो होनी चाहिए थी, लेकिन हमें पता है कि क्रोमियम के केस में ये एक्सेप्शनल केस होता है कि ड्यू टू स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड ऑर्बिटल हमारे पास यहाँ से एस से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप करके चला जाता है 3d5 के अंदर और पीछे हमारे पास इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बचती है वो 4s1 और 3d5 जो है वो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है आर्गोन के साथ। तो ये एक्सेप्शनल केस होता है और ये हर पास पेपर के अंदर चाहे उसने क्रोमियम के हिसाब से किसी ना किसी तरह से उसने क्वेश्चन पूछा या फिर उसने जो है वो कॉपर के हिसाब से क्वेश्चन पूछा। कॉपर के अंदर हमारे पास कम्प्लीटली फुल्ड ऑर्बिटल की स्टेबिलिटी आ जाती है और क्रोमियम के केस में हमारे पास हाफ फुल्ड ऑर्बिटल की स्टेबिलिटी जो है वो आ जाया करती है। तो यहाँ पे हमारे पास इसके अकॉर्डिंग जो है वो बीटा ऑप्शन बनती है। तो यहाँ पे हम लोग कहेंगे कि हमारे पास जो राइट ऑप्शन होगी वो बीटा को हम लोग एज अ राइट ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। तो यही जो है वो हमारे पास राइट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द ट्रांजिशन एलिमेंट विच डज नॉट शो द वेरिएबल वैलेंसी। वैलेंसी का ताल्लुक भी जो है वो हमारे पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के साथ ही हुआ करता है। तो यहाँ पे हम लोग हमें कॉपर के भी वेरिएबल वैलेंसी के एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं, जिंक के भी, स्कैंडियम के भी, क्रोमियम के भी, लेकिन हमने वैलेंसी के साथ इनके जो है वो हमें एलिमेंट्स के जो डिफरेंट कंपाउंड्स होते हैं वो देखने को मिलते हैं। लेकिन यहाँ पे हमने बताना है कि हमारे पास कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो सिर्फ और सिर्फ एक ही वैलेंसी शो करता है, उसके अलावा कोई भी वैलेंसी शो जो है वो नहीं कर सकता। तो यहाँ पे हमारे पास जो राइट ऑप्शन था वो जिंक था। जिंक क्यों था मैं आप लोगों को आपके बुक के टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट वाले की तरफ लेकर जाना चाहूँगा। तो यहाँ पे देखें मैंने इसे कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कॉपर, निकल, कोबाल्ट और जिंक का जो है वो आपके सामने ऑक्सीडेशन स्टेट की वैल्यूज़ जो हैं वो रखी हुई हैं। तो स्कैंडियम के केस में आप लोग देख सकते हैं आपको दो ऑक्सीडेशन स्टेट की वैल्यूज़ देखने को मिल रही, मतलब मोर देन वन ऑक्सीडेशन स्टेट की शो कर रहा है। तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं। इसी तरह से टाइटेनियम के भी हमें 3 वैल्यूज़ देखने को मिलती हैं, वेनेडियम की 4 वैल्यूज़ गिवन है, क्रोमियम के केस में हमारे पास 5 वैल्यूज़ गिवन है, मैंगनीज और मैंगनीज के केस में 7 के 7 ऑक्सीडेशन स्टेट, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट की जो वैल्यूज़ होती हैं वो मैंगनीज के केस में, आयरन के केस में हमारे पास 6 वैल्यूज़ गिवन है, कोबाल्ट के केस में हमारे पास 4 वैल्यूज़ गिवन है, निकल के केस में हमारे पास 3 वैल्यूज़ गिवन है, कॉपर के केस में भी हमारे पास 3 वैल्यूज़ गिवन है। बट द ओनली वन एलिमेंट विच कैन नॉट शो वेरिएबल वैलेंसी इज द जिंक, जिसकी सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल होती है वो हमारे पास 2 होती है। तो यहाँ पे हमारे पास जो राइट ऑप्शन बनेंगे वो जिंक ही हो गया, वो राइट ऑप्शन के तौर पर हम लोग यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट चलते हैं कि सिलेक्ट द ऑर्गेनिक कंपाउंड विच बिलोंग्स टू एरीन फैमिली। बेसिकली एरीन जो है वो हम लोग बेंजीन रिंग वाले कंपाउंड्स को बोल रहे होते हैं। तो यहाँ पर हमने वो वाला जो एलिमेंट था वो सिलेक्ट करना था जिसके अंदर जो है वो हमें बेंजीन रिंग देखने को मिलती है C6H6। तो सबसे पहले CH2 ये तो एक अल्कीन हो गई तो ये तो नहीं होगा। उसके बाद CH3NH2 इसके अंदर अमाइनो ग्रुप आता है, ये अमाइड बनेगा, ये भी राइट ऑप्शन ही होगा। CH3 है तो CH3O CH3 ROR ग्रुप है, तो ये हमारे पास हमें पता है कि ईथर्स को क्लासीफाई करते हैं, तो ये भी राइट ऑप्शन ही होगा। नेक्स्ट हमारे पास C6H6 इसके अंदर बेंजीनिंग पाई जाती है, तो यही जो होगी वो हमारे पास राइट ऑप्शन आ जाएगी। तो हम लोग कहेंगे कि यहाँ पे हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो डेल्टा ही राइट ऑप्शन होगी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। द टाइप ऑफ आइसोमरिज्म एग्जिस्टिंग इन अ कंपाउंड ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला C2H6O इज। तो अभी हम लोग इसकी स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि किस तरह से इसके स्ट्रक्चर बन सकते हैं। तो CH3 CH2 OH
एक तो ये इसका स्ट्रक्चर बन सकता है और दूसरा जो इसका स्ट्रक्चर होगा वो हमारे पास CH3O जो है, दोनों का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो हमारे पास C2H6O ही होगा। तो ये हमारे पास एक अल्कोहल है और दूसरा जो है वो हमारे पास ईथर है। तो क्योंकि यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो रहे हैं और वो वाले आइसोमर जिनके अंदर हमारे पास फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होंगे और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होंगे, तो उनको जो है वो हम लोग फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स का नाम देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो राइट ऑप्शन होगी वो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि जनरल फार्मूला ऑफ साइक्लोएल्केन इज। तो अगेन इट्स आवर बुक लाइन, कोई भी हम लोग साइक्लोएल्केन ड्रा कर लेते हैं। लाइक मैं कहता हूँ मैं साइक्लो प्रोपेन को ड्रा कर देता हूँ। तो यहाँ पर भी एक कार्बन, यहाँ पर भी एक कार्बन और यहाँ पर भी एक कार्बन। इस कार्बन के 2 बॉन्ड ऑलरेडी हैं तो यहाँ पर CH2 आ जाएगा। इस कार्बन के भी 2 बॉन्ड ऑलरेडी हैं, इसके साथ भी 2 हाइड्रोजन, इस कार्बन के साथ भी 2 हाइड्रोजन। मीन टू से इसका जो फार्मूला बनेगा वो हमारे पास C3H6 होगा। और ये जो फार्मूला को फॉलो करते हैं वो CnH2 सेम लाइक अल्कीन साइक्लोअल्केन्स का फार्मूला ही होता है। तो यहाँ पे हमारे पास होगा वो राइट ऑप्शन CnH2n आएगा। तो राइट ऑप्शन हम लोग 4 को जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे। इलेक्ट्रोफाइल इन केस ऑफ सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन इज। तो ये हमारी मैं जो पंजाब बोर्ड की बुक है उसकी एक्सरसाइज का भी क्वेश्चन है कि सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन के केस में हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल कौन सा इस्तेमाल होता है। बेसिकली SO3 इस्तेमाल होता है। तो इसका मैकेनिज्म भी अभी हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि बेंजीन सबसे पहले SO3 को एज अ इलेक्ट्रोफाइल जो है वो इस्तेमाल करते हैं और उसके ऊपर अटैक करते हैं, जिसके नतीजे में हमारे पास उससे नेक्स्ट जो है वो बेंजीन सल्फोनिक एसिड की फॉर्मेशन की तरफ रिएक्शन जाता है। एनी हाउ जो हमारा कंसर्न है वो इसी चीज़ के साथ है कि सबसे पहले बेंजीन की जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो किस चीज़ के ऊपर, कौन सी चीज़ है वो यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल के तौर पे एक्ट करती है, जिसके ऊपर जाकर जो है वो हमारे पास बेंजीन के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अपने बेंजीनिंग दे रही होती है। तो वो हमारे पास SO3 ही जो थी वो एक इलेक्ट्रोफाइल के तौर पे एक्ट करेगी। तो यहाँ पे हमारे पास जो राइट ऑप्शन होगी वो SO3 राइट ऑप्शन के तौर पर हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द फॉलोइंग हैज़ द आईयूपैक नेम। तो अल्केन सिंपल क्वेश्चन, पर्पस क्या है आप लोगों का, यहाँ पे सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट कर लें। तो लॉन्गेस्ट चेन 5 कार्बन वाली हम लोग यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। तो सपोज करें मैं यहाँ पे ये लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट कर लेता हूँ। नेक्स्ट हमारे पास काम क्या होता है कि हमने नंबरिंग उधर से स्टार्ट करनी होती है जिधर से हमारे पास सब्सटेंट नज़दीक होते हैं। तो हम लोग लेफ्ट साइड से स्टार्ट करेंगे क्योंकि इधर से पोजीशन नंबर 2 के ऊपर जो है हमें सब्सटेंट देखने को मिलेंगे। तो 2 के ऊपर 2 सब्सटेंट है तो 2 2 3 3 4 ग्रुप्स चूँकि अटैच हैं तो 2 2 3 3 टेट्रा मिथाइल पेंटेन जो होगा वो हमारे पास राइट आईयूपैक नेम बन जाएगा। तो ये इजी सा क्वेश्चन था, इसके अंदर कोई भी सोचना नहीं पड़ेगा। तो ऐसे चाहे जो है वो हमारे पास यहाँ पे राइट ऑप्शन जो है वो 4 को हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एसिटोफिनोन कैन बी फॉर्म्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस ऑफ बेंजीन। तो फ्राइडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेशन आपको अच्छे से याद होंगे। इन केस ऑफ फ्राइडल क्राफ्ट एल्काइलेशन हम लोगों ने CH3Cl का रिएक्शन करवाया था, हमारे पास टोलीन प्रोडक्ट के तौर पर बनी थी। और जब हम लोगों ने एसाइलेशन करवाई तब हमारे पास क्या था कि हमारे पास जो थी वो एसिटोफिनोन जो थी वो प्रोडक्ट के तौर पे बन रही होती है। लाइक यहाँ पे मैं आपके सामने ड्रा कर देता हूँ थोड़ा सा कि अगर ये हमारे पास बेंजीन रिंग है और हम लोग इसका एसाइल हैलाइड के साथ CH3 C डबल बॉन्ड O को जो है हम लोग एसाइल का नाम देते हैं, एसाइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करवा देते हैं। तो Cl एक पार्शियल नेगेटिव चीज़ है, ये पूरे का पूरा जो होगा वो पॉजिटिव ग्रुप होगा। अब हमें पता है कि हर कार्बन के पास एक एक हाइड्रोजन जो होता है वो मौजूद होता है। मैं यहाँ पे पूरे का पूरा मैकेनिज्म नहीं शो कर रहा, सिर्फ पूरी पॉइंट चीज़ को अगर लेके चलें तो ये जो हाइड्रोजन होता है, कोई भी एक हाइड्रोजन जो होगा वो इस पूरे के पूरे साइल ग्रुप को जो होगा वो रिप्लेस कर देगा और एज अ रिजल्ट हमारे पास जो प्रोडक्ट बनती है वो बेंजीन रिंग बनेगी। और एक हाइड्रोजन जो होता है वो रिप्लेस हो चुका होता है C डबल बॉन्ड O CH3 के साथ। तो ये हमारे पास कार्बोनाइल ग्रुप की तरफ अगर एक तरफ CH3 अटैच हो दूसरी तरफ बेंजीन रिंग अटैच हो तो इसको हम लोग जो है वो एसिटोफिनोन का नाम देते हैं। तो ये जो पूरे का पूरा प्रोसेस होता है एसाइलेशन, एसाइलेशन होगा यहाँ पर एशन जहाँ पर भी आएगा इसका मतलब एडिशन होगा, मतलब एडिशन ऑफ एसाइल ग्रुप इन बेंजीन इज नोन एज एसाइलेशन। और इसका जो प्रोडक्ट बनता है वो हमारे पास एसिटोफिनोन बनेगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो हम लोग 4 ऑप्शन जो होगी वो हमारे पास राइट ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन एल्केन्स ईच कार्बन हैज हाइब्रिडाइजेशन। तो चारों की चारों जो उसकी वैलेंसीज होती हैं वो सेटिस्फाइड होती हैं हाइड्रोजन के साथ। तो हमें पता है कि हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करने के लिए हम लोग नंबर ऑफ लोन पेयर्स प्लस सिग्मा बॉन्ड है वो कैलकुलेट करते हैं।
तो अगर मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने वैसे ही इसका आंसर जो है वो सिंपल होगा। मैं आपको इसका आंसर भी बताता हूँ। इससे पहले किसी भी एलिमेंट की हाइब्रिडाइजेशन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, उसके लिए हमें पता है कि हम लोग नंबर ऑफ लोन पेयर कैलकुलेट करते हैं प्लस जो होगा हम लोग उस एलिमेंट जिसकी हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करनी होती है उसके सिग्मा बॉन्ड जो है वो हम लोग कैलकुलेट कर रहे होते हैं। अगर तो इसका आंसर हमारे पास 4 आ जाएगा तो हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। अगर हमारे पास आंसर इसका 3 आ जाएगा तो उस केस में इसकी sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी। और अगर हमारे पास आंसर 2 आ जाएगा तो इस केस में इसकी sp हाइब्रिडाइजेशन जो है वो हमें देखने को मिल रही होती है। तो इन केस ऑफ कार्बन अल्केन्स के केस में इसकी चारों की चारों जो वैलेंसीज होती हैं वो सिंगल बॉन्ड की मदद से सेटिस्फाइड होती हैं। इसको फार्मूला के अंदर इनकी वैल्यूज पुट करें। सबसे पहले नंबर ऑफ लोन पेयर देखें। कार्बन के चारों बॉन्ड पूरे हैं, मतलब इसका जो लोन पेयर होगा वो 0 होगा। सिग्मा बॉन्ड इसने 4 बनाए हुए हैं तो 0 + 4 इसका आंसर जो है वो हमारे पास 4 आएगा। और जब भी हमारे पास आंसर 4 आता है तो हमें पता है उसकी हाइब्रिडाइजेशन जो होती है वो sp3 होती है। तो यहाँ पे हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो अल्फा बनेगा। तो ये सिंपल क्वेश्चन था कि अल्केन के केस में इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो हमारे पास sp3 हुआ करती है। कहता है व्हेन CH3 इज अटैच्ड विद द बेंजीन इट मेक्स द रिंग। तो CH3 बेंजीन के साथ अटैच है तो ये जो है वो हमारे पास ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। जब भी हमारे पास एक ऐसा ग्रुप मौजूद होगा जो 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स के ऊपर मुश्तमिल होता है तो हमने वो वाला एलिमेंट देखना होता है जो कि बेंजीन के साथ डायरेक्टली अटैच हुआ करता है। तो इन केस ऑफ CH3 यहाँ पे हमारे पास क्या है कि कार्बन जो होता है वो बेंजीन के साथ डायरेक्टली अटैच होता है। तो आपने क्या करना है वो वाला एलिमेंट देखना है जो कि बेंजीन के साथ डायरेक्टली अटैच है। अगर तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू ज़्यादा होती है तो वो हमारे पास ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होगा। और अगर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू कम होगी तो वो हमारे पास मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होगा। बट इन दिस केस हमें पता है कि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू 2.5 होती है और हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू होती है वो हमारे पास 2.1 होती है। तो चूंकि यहाँ पे कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू ज़्यादा है तो ये हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन्स को खींच के बेंजीन के अंदर छोड़ेगा और ऑर्थो पोजीशंस के ऊपर ला के इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ देगा और ऑर्थो और पैरा पोजीशंस के ऊपर। मीन टू से कि ये बेंजीन की रिएक्टिविटी को इंक्रीज कर देगा। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो ज़्यादा अमाउंट के अंदर आ जाएंगे। जब किसी भी चीज़ के पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं वो न्यूक्लियस लविंग बन जाता है। वो चाहता है कि कोई दूसरी चीज़ इसके पास आए और इससे इलेक्ट्रॉन्स है वो ले ले। तो हम लोग कहेंगे कि जब भी ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप से अटैच होते हैं तो वो बेंजीन को जो है वो गुड न्यूक्लियोफाइल बना देते हैं। उनके पास इलेक्ट्रॉन्स की एक्सेस हो जाते हैं, रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन को इंक्रीज कर देते हैं। तो हम लोग कहेंगे कि यहाँ पे हमारे पास जो है वो बेंजीन जो होगी वो एक अच्छी न्यूक्लियोफाइल जो है वो बन जाया करती है। तो मोड स्टेबल होगी तो सॉरी मोड जो होगी वो हमारे पास रिएक्टिव होगी। जो चीज़ रिएक्टिव होती है वो अनस्टेबल हुआ करती है। तो ये भी ऑप्शन ही बनेगी। रेजोनेंस हाइब्रिड का इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। इलेक्ट्रोफाइल नहीं बनती बल्कि हमारे पास एक न्यूक्लियोफाइल ये SHS जो है वो हमारे पास फेडरल बुक की लाइन भी है कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट ऑफ मिथाइल ग्रुप जो होता है वो सिग्निफिकेंट होता है और कहता है कि ये रिंग को जो है वो एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल जो है वो बना देती है। तो आने वाले ग्रुप जो है वो हमारे पास ऑर्थो और पैरा पोजिशन के ऊपर अटैच हो जाते हैं। अगर हम लोग टेम्परेचर्स को इंक्रीज कर देंगे तो एक ही रिंग के ऊपर जब हमें डिफरेंट ग्रुप्स हैं वो देखने को मिलने शुरू हो जाते हैं। तो ये अलग चीज़ है नहीं। और यहाँ पे हमारे पास जो कंसर्न है वो हमारे पास यही है कि मिथाइल ग्रुप की वजह से हमारे पास जो बेंजीनिंग होती है वो क्या बन जाती है। तो वो हमारे पास जो है वो एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल जो है वो बन जाया करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन के विच द फॉलोइंग रिएक्शन हैज़ ग्रेटर Kp देन Kc। तो Kp का और Kc का रिलेशन जो है वो हमारे पास Kp इज इक्वल टू Kc RT डेल्टा एन के इक्वल होता है। तो यहाँ पे जो डेल्टा एन की वैल्यू होती है वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट के इक्वल हुआ करती है। तो ये रिलेशन इंटी टेस्ट की क्लास पढ़ाते हुए भी आपको बताया गया कि जब भी हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एक दूसरे के इक्वल होंगे देन हमारे पास Kp और Kc की वैल्यू एक दूसरे के इक्वल होंगी। जब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट होंगे वो ज़्यादा होंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट से तब Kp की जो वैल्यू होगी वो Kc से ज़्यादा होगी। और जब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट होंगे वो लेस होंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट के कंपैरिजन तो हमारे पास Kp की जो वैल्यू होगी वो Kc से कम होती है। क्वेश्चन के अंदर देखें हमसे पूछा क्या गया, उसने कहा कि Kp Kc से ज़्यादा होनी चाहिए। मतलब कोई ऐसी ऑप्शन ढूंढें जिसके अंदर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट हैं वो ज़्यादा हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट से। तो आप लोग देखें अल्फा ऑप्शन के अंदर 3 मोल जो हैं वो रिएक्टेंट्स के मौजूद हैं, 2 मोल जो हैं वो हमारे पास जो है वो प्रोडक्ट्स के मौजूद हैं। तो ये तो राइट ऑप्शन ही है। हमने ऐसी ऑप्शन ढूंढनी जिसके अंदर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट ज़्यादा हों।
तो बीटा ऑप्शन के अंदर देखें 3 मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स मौजूद हैं, रिएक्टेंट्स के 2 मोल्स। जी यही हमारे पास राइट ऑप्शन होगी। नेक्स्ट ऑप्शन को भी देखते हैं हम लोग। चार्ली ऑप्शन के अंदर देखें 3 मोल जो है वो हमारे पास रिएक्टेंट्स के मौजूद हैं और 2 मोल्स प्रोडक्ट्स के मौजूद हैं, तो ये भी रिक्वायरमेंट्स के ऊपर पूरी नहीं उतर रही चीज़। डेल्टा ऑप्शन के अंदर देखें 4 मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स हैं, 2 मोल्स ऑफ प्रोडक्ट हैं, तो ये भी हमारी रिक्वायरमेंट के ऊपर चीज़ पूरी नहीं उतर रही। तो हमने देखना था कि किस केस में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट हैं वो ग्रेटर देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट हैं। तो हमारे पास यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो बीटा ऑप्शन बनेंगे, जिसके अंदर हमारे पास 3 मोल्स ऑफ प्रोडक्ट हैं और 2 मोल्स ऑफ रिएक्टेंट होंगे। तो इस केस में हमारे पास Kp की जो वैल्यू होगी वो Kc से ज़्यादा बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द इक्वेशन N2+3H2 2NH3 मतलब एक ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर हमारे पास अमोनिया फॉर्मेशन होती है। तो अमोनिया फॉर्मेशन वाला जो प्रोसेस होता है उसको हम लोग हैपर्स प्रोसेस का नाम देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो हैपर्स प्रोसेस आ जाएगा। ये SHH है वो हमारे पास बुक की लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट इज द सेम एज दैट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन इन। रेट ऑफ रिएक्शन का और रेट कांस्टेंट का यूनिट किस केस में सेम होता है? तो रेट ऑफ रिएक्शन का हमें सबसे पहले यूनिट का बताना चाहिए। तो हमें पता है रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो इक्वल होता है चेंज इन कंसनट्रेशन ओवर टाइम। तो जो कंसनट्रेशन का यूनिट होता है वो हमारे पास मोल पर DM³ होगा और टाइम क्योंकि नीचे है तो इसका यूनिट होगा वो पर सेकंड होगा। मतलब हमने कोई ऐसी ऑप्शन ढूंढनी है जिसके अंदर हमारे पास यूनिट जो है वो मोल पर DM³ पर सेकंड होगा। तो रेट कांस्टेंट के लिए जो फार्मूला लिखवाया जाता है वो हमारे पास ये होता है कि कंसनट्रेशन जब हमारे पास यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि तो इसके लिए जो यूनिट होता है उसका फार्मूला ये होता है कि कंसंट्रेशन लिख के आप उसकी पावर 1 - n कर देंगे और साथ में पर सेकंड जो है वो आप यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो अगर आपको चाहिए मोल पर DM³ मतलब कंसंट्रेशन की पावर 1 ही चाहिए, मीन टू से कि आपको n की जगह पे कोई ऐसी वैल्यू पुट करनी पड़ेगी कि 1 - n का आंसर जो है वो हमारे पास 1 ही आए। तो अगर आप n की जगह पे 0 पुट करेंगे तभी आपके पास ये पॉसिबल होगा कि कंसंट्रेशन का जो यूनिट होगा वो SHS ही आएगा। तो n यहाँ पे बेसिकली है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कौन सा है। अगर आप यहाँ पे 0 पुट करेंगे मीन टू से ये 0 ऑर्डर रिएक्शन होगा, अगर 2 पुट करेंगे ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होगा, अगर 1 पुट करेंगे तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा, 3 पुट करेंगे तो ये थर्ड ऑर्डर रिएक्शन होगा। तो अगर हम लोग यहाँ पर 0 पुट करते हैं तो कंसनट्रेशन की पावर 1 आ जाएगी और कंसनट्रेशन की पावर 1 होने का मतलब ये होगा कि ये हमारे पास जो है वो मोल DM-³ आ जाएगा और साथ में पर सेकेंड। तो दोनों का यूनिट जो है वो हमारे पास सेम होता है रेट ऑफ रिएक्शन का और मोल पर DM³ पर सेकेंड। इन केस ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन रेट कांस्टेंट का भी यही यूनिट होता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो राइट ऑप्शन होगा वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन आएगा कि इस केस में हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट तो ऐसा सेम ही रहता है, लेकिन रेट कांस्टेंट के जो यूनिट होते हैं वो डिफरेंट ऑर्डर्स के लिए डिफरेंट हुआ करते हैं। तो उसके लिए आप ये वाला फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। एन की जगह पे वैल्यूज पुट करेंगे, जीरो पुट करेंगे तो वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के यूनिट देगा। अगर आप 1 पुट करेंगे तो उसके पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के यूनिट देगा। अगर आप 2 पुट करेंगे तो वो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के यूनिट देगा। अगर आप 3 पुट करेंगे तो वो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के जो है वो आपको यूनिट दे रहा होता है। एंड यहाँ पे हम लोगों ने रिक्वायरमेंट के तहत जो भी चीज़ हमने यहाँ पे डिटरमाइन करनी थी हमने यहाँ पे की। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन जो है वो हमारे पास राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे डेफिनेशन पूछेगी आपसे कि द स्टडी ऑफ रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस इज नाउन एज। तो ये SHS बुक की डेफिनेशन केमिकल काइनेटिक्स इसको बोला जाता है। तो इसके अंदर लॉजिक ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कहता है कि रिएक्शन है हमारे पास जिसके अंदर रिएक्टेंट जो है वो हमारे पास ए है और वो प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। कहता है जब कंसनट्रेशन को डबल करें तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाए। तो ये कौन सा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा? तो डायरेक्ट हमारे पास ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन ही आएगा। अगर कंसंट्रेशन और हम लोग रेट को देखें और इधर मैं आपके लिए एक ऑर्डर वाला टेबल ड्रा कर देता हूँ। अगर आप कंसंट्रेशन को 2 टाइम्स इंक्रीज करेंगे तो रेट भी आपके पास 2 टाइम इंक्रीज होगा, तो ये हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा। अगर आप कंसंट्रेशन को 2 टाइम्स इंक्रीज करते हैं और आपके पास रेट जो है वो 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाता है तो ये हमारे पास सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होगा। और अगर हमारे पास कंसंट्रेशन को डबल करने पे उसका रेट जो है वो 9 टाइम्स इंक्रीज होना शुरू हो जाता है तो ये हमारे पास जो होगा वो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के केस में जो है वो चीज़ जुमले के अंदर आ रही होती है। तो यहाँ पर उसने स्टेटमेंट के अंदर हमें चीज़ क्या दी कि कंसंट्रेशन ऑफ ए जो है वो डबल की और रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो 4 टाइम्स इंक्रीज हुआ। तो इसका मतलब हमारे पास जो ऑर्डर होगा वो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट।
तो बच्चे ये आपके पंजाब बोर्ड की बुक के अंदर क्वेश्चन नहीं था, एनी हाँ ये फेडरल की एस एच एस लाइन है, नेगेटिव ऑर्डर रिएक्शन ही होता है। तो यहाँ पे मैं आपको लॉजिकली भी इस चीज़ को समझाने की कोशिश करता हूँ। कोई भी जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है, लॉ ऑफ मैस एक्शन भी हमें यही कहता है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो डायरेक्टली रिलेटेड होता है टू द प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। तो यहाँ पर देखिए रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो बेसिकली डायरेक्टली रिलेटेड होता है किस चीज़ के, रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन के। तो ये हमारे पास सपोज करें रिएक्टेंट्स हैं। अगर मैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन लिखूँगा तो मैं यहाँ पर 1 पुट कर दूँगा। अगर मैं यहाँ पर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन लिखूँगा तो यहाँ पे मैं 2 पुट कर दूँगा। अगर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो यहाँ पे 0 पुट कर दूँगा। मतलब कोई भी चीज़ लिखूँ, तो अगर मैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए यहाँ पर अगर लिखता हूँ तो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली रिलेटेड विद कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। अगर मैं सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए तो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली रिलेटेड विद स्क्वायर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। अगर मैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए लिखूंगा तो ए की पावर 0 आ जाएगी, मतलब ये इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। तो अगर वो कहता है कि रेट ऑफ रिएक्शन को इन्वर्सली प्रोपोर्शनल करना है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल करने का मतलब क्या है कि आपके पास जो कंसंट्रेशन, जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है वो नेगेटिव के अंदर हो। जब नेगेटिव के अंदर कंसंट्रेशन होगी तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल डायरेक्टली रिलेटेड विद 1 ओवर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो ये उसी वक्त पॉसिबल है जब आपके पास रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन होगी वो नेगेटिव के अंदर होगी, और जब नेगेटिव के अंदर कंसंट्रेशन होगी तो ये वाली जो वैल्यूज होती हैं वो एन को ही रिप्रेजेंट किया करती हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को। तो ये हमारे पास नेगेटिव ऑर्डर रिएक्शन के लिए ही आ जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो नेगेटिव ऑर्डर रिएक्शन ही आ जाएगा। ये आपके पास फेडरल बोर्ड की बुक की एस एच एस लाइन भी है, लेकिन पंजाब बोर्ड की बुक के अंदर क्योंकि ये क्वेश्चन नहीं था तो इस वजह से मैंने यहाँ पे इसको थोड़ा बहुत आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो यहाँ पे हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो बीटा आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एस एच एस डेफिनेशन के, तो थर्मल एनर्जी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर इज कॉल्ड, तो इसको हम लोग इंथाल्पी बोलते हैं। ये पहले भी काफ़ी दफ़ा यूएचएस के पेपर्स के अंदर भी पूछा जा चुका है इसी क्वेश्चन को। तो इसका जो राइट ऑप्शन वो इंथाल्पी। Born-Haber cycle is used to determine the lattice energies of the ionic solids। तो ये भी एज जो है वो हमारे पंजाब बोर्ड बुक की लाइन है कि बॉर्न हाइबर साइकिल को हम लोग लेटेस्ट एनर्जीज ऑफ आयनिक सॉलिड्स को जो है वो डिटरमाइन करने के लिए जो है वो हम लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और लेटेस्ट एनर्जी को जो है वो हम लोग डिफाइन करते हैं कि लेटेस्ट एनर्जी जो होती है वो हमारे पास इंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन होती है 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड फ्रॉम इट्स गैशियस कंपाउंड, जो हमारे पास उसकी गैशियस एलिमेंट्स होते हैं उससे हम लोग 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड की फॉर्मेशन करते हैं, तो वो हमारे पास जो है वो उसको लेटेस्ट एनर्जी बोला जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो आयनिक सॉलिड्स होगी, वो राइट ऑप्शन आ जाएगी। 1 कैलोरी इज इक्वल टू, तो अगेन ये बुक की लाइन है कि 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जॉल। ये हमारे पास एक्सरसाइज का भी क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 7 फर्स्ट ईयर का। और इसी के साथ साथ ये जो है वो 1 कैलोरी की वैल्यूज़ आप लोगों ने आई थिंक सो फिजिक्स के चैप्टर नंबर 11 के अंदर भी पढ़ी हुई है कि 1 कैलोरी की जो वैल्यू होती है 4.18 जॉल के इक्वल हुआ करती है। यानी हाउ केमिस्ट्री के हिसाब से देखें तो चैप्टर नंबर 7 के अंदर एसएचएस जो है वो हमारे पास बुक की एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, तो वहीं से ये क्वेश्चन पिक किया गया। तो 1 कैलोरी जो है वो इक्वल होगा 4.18 जॉल के। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन H2O3 -2 इज, तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो एक आयन है, आयन के ऑक्सीडेशन स्टेट जो भी पावर होती है उसका जो चार्ज होता है उसी के इक्वल आएगा उनके तमाम एलिमेंट्स के ऑक्सीडेशन स्टेट्स। तो H2O3 को अगर मैं ओपन करके लिखूँ तो हमारे पास 2 सल्फर प्लस 3 ऑक्सीजन, और इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो इक्वल आनी चाहिए -2 के। तो सल्फर की चूँकि कैलकुलेट करनी है तो इसको 2 ऐसे ही रखेंगे, और ऑक्सीजन की हमें पता है -2 हुआ करती है, इज इक्वल टू -2। तो 2s 3 × -2 ये -6 आ जाएगा, तो 2s - 6 इज इक्वल टू -2 आ जाएगा। तो 2s - 6 उधर जाके +6 हो जाएगा, तो -2 + 6 जो है वो +4 आ जाता है। तो s की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +4 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगी। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो हमारे पास +2 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगी वो डेल्टा आ जाएगी, +2 जो है वो हमारे पास राइट ऑप्शन, हम लोग इसको सेलेक्ट कर लेंगे। द कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हैलोजेंस इज, तो हैलोजन जिनके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो इनको अपना ऑक्टेट रोल कंप्लीट करने के लिए एक ही इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है, और जब कोई भी चीज़ इलेक्ट्रॉन्स को गेन करती है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आया करता है। तो कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हैलोजन जो होगा वो हमारे पास चार चार्ज उसके नेगेटिव में आएंगे, और जो वैल्यू होगी वो मैग्नीट्यूड होगा वो 1 होगा। तो हमारे पास यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो -1 आनी चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास जो राइट ऑप्शन होगा वो -1 जो होगा वो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हैलोजेंस के तौर पे आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग द ऑक्सीडेशन प्रोसेस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट। तो
ये भी हमारे पास है वो इजी सा क्वेश्चन था कि ऑक्सीडेशन प्रोसेस के अंदर किसी भी एलिमेंट के जो ऑक्सीडेशन स्टेट एलिमेंट की ऑक्सीडेशन नंबर जो होती है वो क्या होती है। बेसिकली इसको इस तरह से हम लोग समझते हैं कि लाइक हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर पढ़ा कि हमारे पास जिंक की जो है वो ऑक्सीडेशन होती है। तो जिंक की ऑक्सीडेशन हुई, ऑक्सीडेशन क्या है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर देखें तो ये रिएक्शन भी हमारे पास ऐसा जो है वो बुक के अंदर गिवन है। ऑक्सीडेशन होता है क्या, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जिंक यहाँ पे क्या कर रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो रिएक्टेंट साइड पे देखें जिंक की ऑक्सीडेशन की वैल्यू क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट की वो हमारे पास 0 है। बट इन केस ऑफ प्रोडक्ट जिंक जो है वो +2 के अंदर, मतलब जब भी ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है तो हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट की जो वैल्यू होती है वो हमेशा इंक्रीज हुआ करती है। और बच्चे हमेशा याद रखना है कि जब भी हमारे पास रिडक्शन होती है उस केस में हमारे पास जो है वो ऑक्सीडेशन स्टेट की जो वैल्यू हुआ करती है वो हमेशा डिक्रीज हुआ करती है। जैसे हम लोग प्रॉपर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के यूनिट को ही देखें तो Cu+2 जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है, रिडक्शन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। इसको आप याद रख सकते हैं जर्क से, GERC। G stand for gain, E stand for electron, R stand for reduction, C stand for cathode. Mean to say कि gain of electron is called a reduction and it always occurs at cathode. तो यहाँ पर देखें रिएक्टेंट साइड पे Cu+2 के अंदर, प्रोडक्ट साइड पे 0 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो जब भी रिडक्शन होगी तो ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज होगी, और जब भी ऑक्सीडेशन होती है तो उस केस में हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट जो है वो इंक्रीज हुआ करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो बीटा आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बेटा द फॉलोइंग है द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो पूरे पीरियोडिक टेबल के अंदर सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू हमारे पास फ्लोरीन की ही होती है। तो यहाँ पे हमारे पास फ्लोरीन, वैसे उसने सारे के सारे हैलोजेंस दिए हैं, तो डाउन द ग्रुप जो है वो हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू जो होती है वो इंक्रीज हुआ करती है। मीन टू से कि फ्लोरीन चूँकि अपने ग्रुप में भी सबसे ऊपर है तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू जो होगी वो सबसे ज़्यादा होगी। पूरे पीरियोडिक टेबल में भी इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे हमारे पास जो राइट ऑप्शन होगा वो फ्लोरीन आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि विच द फॉलोइंग हाइब्रिड ऑर्बिटल हैज़ अ मैक्सिमम एस करैक्टर। तो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, sp3 की डेफिनेशन देखें कि 1s और 3p ऑर्बिटल्स मिलते हैं और हमारे पास 4 नए एटॉमिक ऑर्बिटल्स बना देते हैं। 4 नए एटॉमिक ऑर्बिटल्स में से एक s होता है और 3 p होते हैं। तो 1/4 कर लें, इंटू 100 कर लें, तो इसका जो आंसर होगा वो हमारे पास 25% आ जाएगा। मतलब sp3 के अंदर जो s करैक्टर होता है वो 25 होता है। sp के केस में देखें 2 नए एटॉमिक ऑर्बिटल बनते हैं, इसमें एक ही s होता है एक ही p होता है। तो 1/2 इंटू 100 कर लें तो इसका आंसर जो है वो हमारे पास 50% आ जाएगा। इन केस ऑफ sp2 तो टोटल 3 बनेंगे, एक s है और 2 p हैं। तो 1/3 इंटू 100 करें तो हमारे पास यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है 33 इसका आंसर आएगा। तो इन तीनों में से जो मैक्सिमम एस करैक्टर होता है वो हमारे पास 50% या वो एस पी का ही होगा। अगर DsP2 को भी देखते हैं तो एक डी है, एक एस है, 2 पी हैं। मतलब टोटल जो है वो हमारे पास 4 एटॉमिक ऑर्बिटल बनेंगे, उनमें से एस एक है। तो 1/4 इंटू 100 कर लें तो इसका आंसर भी जो है वो हमारे पास 25 ही आएगा। तो इसका जो करैक्टर होगा वो 25% होगा एस करैक्टर। sp2 के केस में 33% होगा, sp के केस में एस करैक्टर जो होगा वो हमारे पास 50% होगा, और sp3 के केस में हमारे पास 25%। तो उसने पूछा है कि मैक्सिमम एस करैक्टर किस में केस में होगा, तो वो हमारे पास है वो बीटा केस में आएगा। तो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल जो होगा हमारे पास यहाँ पे राइट ऑप्शन आ जाएगा। द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी इज मैक्सिमम फॉर। आयनाइजेशन एनर्जी होता क्या है, आयनाइजेशन एनर्जी हम लोग बोलते हैं कि ऐसी एनर्जी जो कि रिक्वायर होती है किसी भी एलिमेंट्स में से इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने के लिए। तो ऑप्शन देखें यहाँ पे हमारे पास सोडियम विच बिलोंग्स टू फर्स्ट ग्रुप, सोडियम। देन हमारे पास एल्यूमिनियम है, ये हमारे पास थर्ड ग्रुप से बिलोंग करता है। उसके बाद मैग्नीशियम है, और देन जो है वो हमारे पास पोटाशियम है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है ये भी फर्स्ट ग्रुप से बिलोंग करते हैं। तो हमें पता है कि आयनाइजेशन एनर्जीज की जो वैल्यूज़ होती हैं वो लेफ़्ट टू राइट हमारे पास इंक्रीज़ होती हैं। अब देखने वाला क्या कहेगा कि लेफ़्ट टू राइट अगर इंक्रीज़ हो रही है तो एल्यूमिनियम की आयनाइजेशन एनर्जीज की वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। अब हमें पता है कि
जो हमारे पास ग्रुप 2 और ग्रुप 3 होते हैं उन दोनों में एक्सेप्शनल केस आ जाता है। होना तो ये चाहिए था कि ग्रुप 3 की ऑक्सीडेशन स्टेट की जो वैल्यू है वो हमारे पास ज़्यादा होनी चाहिए थी ग्रुप 2 से, लेकिन होता क्या है कि 2 की जो वैल्यू होती है वो ज़्यादा होती है 3 से। उसकी रीज़न क्या होती है कि जो ग्रुप 2A के एलिमेंट्स होते हैं उसका जो s ऑर्बिटल होता है वो ns2 की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वो कम्प्लीटली फिल्ड होता है। इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा, जब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा तो इसके आयनाइजेशन एनर्जीज की वैल्यू ज़्यादा होंगी। बट इन केस ऑफ एल्यूमिनियम हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाती है ns2 और p1 जो है वो हमारे पास जो है वो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो हमें देखने को मिल रही होती है। तो पी में से इलेक्ट्रॉन निकालना, क्योंकि ये हाफ फील्ड भी नहीं होता ना ही कम्प्लीटली फील्ड होता है, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होता है एल्यूमिनियम के केस में, जबकि मैग्नीशियम के केस में एस ऑर्बिटल कम्प्लीटली फील्ड होने की वजह से इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता है। तो हमारे पास मैग्नीशियम की ऑक्सीडेशन और आयनाइजेशन एनर्जीज की जो वैल्यूज़ होंगी वो हमारे पास ज़्यादा होंगी, तो यहाँ पे हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो मैग्नीशियम आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द एफिशिएंसी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, तो ये एस एच एस जो है वो हमारे पास यील्ड के अंदर क्वेश्चन स्टेटमेंट गिवन है कि किसी भी अगर केमिस्ट अगर किसी भी रिएक्शन की एफिशिएंसी को कैलकुलेट करने के अंदर इंटरेस्ट होता है तो हम लोग उसके लिए जो है वो परसेंटेज यील्ड जो है वो कैलकुलेट कर लिया करते हैं। परसेंटेज यील्ड ऐसे ही कैलकुलेट की जाती है जैसे हम लोग अपने मास की परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं। तो जो परसेंटेज यील्ड होगी वो हमारे पास इक्वल होगी एक्चुअल यील्ड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड, और इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ। तो ये हमारे पास ऐसे टेक्स्ट बुक की ही लाइन है, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो हमारे पास परसेंटेज यील्ड जो है वो हमारे पास राइट ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कहता है एक वेसल है जिसके अंदर 10 ग्राम N2 है, 10 ग्राम H2 है और 10 ग्राम ही जो है वो हमारे पास O2 मौजूद है। विच वन विल हैव द लीस्ट नंबर ऑफ एटम्स, तो नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या होगा हमारे पास, नंबर ऑफ एटम्स होते हैं वो इक्वल होंगे, उसकी एटॉमिसिटी हमने कैलकुलेट करनी है और एटॉमिसिटी मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स। एटॉमिसिटी क्या है, बेसिकली नंबर ऑफ एटम्स। तो N2 के केस में भी दो ही एटम्स हैं, H2 के केस में भी दो ही एटम्स हैं और O2 के केस में भी हमारे पास दो ही एटम्स हैं। मीन टू से कि तीनों के अंदर एटॉमिसिटी वाला फैक्टर कॉमन है। तो अगर हम लोग ये शॉर्टकट में आपको बता रहा हूँ, तो एटॉमिसिटी वाला फैक्टर तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, पीछे हमारे पास सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स बचेंगे कि जिसके नंबर ऑफ मोल्स सबसे ज़्यादा होंगे उसके नंबर ऑफ एटम्स ज़्यादा होंगे, जिसके नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे उसके जो होंगे वो हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स होंगे वो कम होंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स अगर आप नंबर ऑफ मोल्स का हमें पता है, ये भी कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको शॉर्ट वे के अंदर बता रहा हूँ। तो नंबर ऑफ मोल्स के लिए फार्मूला क्या होता है, गिवन मास ओवर मोलर मास। तो मीन टू से नंबर ऑफ मोल जो है वो दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करें, गिवन मास और मोलर मास के अंदर। तो तीनों का 10 ग्राम 10 ग्राम 10 ग्राम गिवन है, मतलब गिवन मास वाला फैक्टर जो है इसको भी आप एलिमिनेट करते हैं। अब आप इनके मोलर मैसेज की तरफ चले जाएंगे, जिसका मोलर मास, क्योंकि ये इन्वर्सली रिलेटेड हैं, तो मोलर मास ज़्यादा तो नंबर ऑफ मोल्स कम, और जब मोलर मास कम होगा तो नंबर ऑफ मोल जो होंगे वो ज़्यादा होंगे। आपने क्या कैलकुलेट करना है, लीस्ट नंबर ऑफ एटम। तो लीस्ट तभी होगा जब हमारे पास मोलर मास जिसका ज़्यादा होगा। तो N2 एक नाइट्रोजन का 14, दो का 28, H2 2 और O2 के केस में एक ऑक्सीजन का 16, तो दो होंगे तो वो 32। मीन टू से कि ऑक्सीजन का मोलर मास ज़्यादा है, जब इसके मोलर मास ज़्यादा होंगे तो नंबर ऑफ मोल्स इसके कम होंगे, अगर इसके नंबर ऑफ मोल्स कम है तो इसके नंबर ऑफ एटम्स भी कम ही होंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो O2 आ जाएगा, कि O2 का जो होगा वो नंबर ऑफ एटम्स जो होंगे वो यहाँ पर सबसे कम आ जाएंगे। तो आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, और इसको लॉजिकली मैंने आपको बताया कि किस तरह से शॉर्ट वे के अंदर, क्योंकि वहाँ पे हमारे पास टाइम नहीं होता है, इसको कम से कम वक्त के अंदर सॉल्व करना होता है, तो इसको जो है हम लोग इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज, तो C6H12O6 है। तो यहाँ पर आप इसको एम्पिरिकल फार्मूला कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, कार्बन 6 हैं, 12 हाइड्रोजन है, 6 जो है वो ऑक्सीजन है, तो 1:2:1 आ जाएगी। तो इसकी जो एम्पिरिकल फार्मूला आएगा वो हमारे पास CH2 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो CH2 आ जाएगा। तो एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज है वो CH2O। द रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटम नंबर n एंड l इज, तो n जो होता है वो हमेशा बड़ा होता है, l जो है वो कम होता है। तो ये बुक का ही रिलेशन है कि n इज इक्वल टू l-1 हुआ करता है, इसके अंदर कोई लॉजिक नहीं है। बुक के अंदर ऐसे जो है वो आपके पास रिलेशन गिवन है, तो आपके पास जो है n इज इक्वल टू l-1 जो है वो
सॉरी L इज इक्वल टू n-1, क्योंकि n की वैल्यू जो होती है वो ज़्यादा होती है और L की वैल्यू जो होती है वो कम होगी, तो L जो होगा वो n से हमेशा a कम ही होगा, तो यहाँ पे हमारे पास जो राइट ऑप्शन होगा वो L इज इक्वल टू n-1 जो होगा वो हमारे पास राइट ऑप्शन जो है वो आ जाएगा। कहते हैं क्वांटम नंबर वैल्यूज फॉर 2p ऑर्बिटल्स आर, तो 2p आपके पास गिवन है, तो कोई भी आपके पास अगर ऑर्बिटल गिवन हो तो उसके केस में जो भी नंबर होता है वो आपके पास n की वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, मतलब n इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास ये वैल्यू, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों के अंदर n की वैल्यू हमारे पास 1 गिवन है। अब आपको p की l की वैल्यू पता होनी चाहिए, तो हमारे पास 4 सब शेल एस पी डी और f, तो s के लिए इसकी वैल्यू 0, p के लिए 1 और d के लिए 2 और f के लिए वैल्यू 3 हुआ करती है। तो p के लिए क्योंकि वैल्यू 1 होगी तो हमारे पास n इज इक्वल टू 2 और l इज इक्वल टू 1 आ जाएगा फॉर 2p, तो यहाँ पे हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो अल्फा आ जाएगा। l इज इक्वल टू 0 तब होता अगर हमारे पास 2s के 1 होता, लेकिन चूंकि 2p है तो हमारे पास राइट ऑप्शन वो आ जाएगा। विच पेयर हैज़ 1 इलेक्ट्रॉन इन इट्स s ऑर्बिटल, तो यहाँ पर देखें लिथियम एंड आयरन है, पोटाशियम और मैंगनीज है, सोडियम और क्रोमियम है, देन हाइड्रोजन एंड नियॉन है। तो लिथियम, देन ये पोटाशियम, देन सोडियम, देन हाइड्रोजन, ये सारे के सारे ग्रुप 1 से बिलोंग करते हैं। तो इनका मतलब ये चारों के चारों तो है ही एक इलेक्ट्रॉन इनके एस ऑर्बिटल के अंदर, क्योंकि इनकी जो NS1 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है इनके अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन एस के अंदर पाया जाता है, तो इन चारों के अंदर तो हो गई होगा। नेक्स्ट हमने कैलकुलेट करना है विद आयरन को देखना है, मैंगनीज को देखना है, क्रोमियम को देखना है, और साथ ही साथ जो है वो हमने नियोन को जो है वो देखना है। तो सबसे पहले अगर हम लोग आयरन को देखें, तो जो आयरन है हमें पता है इसका जो प्रोटॉन नंबर होता है वो 26 होगा, और जो प्रोटॉन नंबर 26 होता है तो इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो आर्गोन 4s2 और 3d6 हुआ करती है। मतलब एस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये तो राइट ऑप्शन नहीं हो सकता, मतलब अल्फा राइट ऑप्शन नहीं है। बीटा के अंदर देखें मैंगनीज Mn, इसका हमें पता है एटॉमिक नंबर 25 होता है, तो Ar 4s2 और 3d5, तो एस के केस में 2 इलेक्ट्रॉन, ये भी राइट ऑप्शन नहीं हो सकता। चार्ली देखें क्रोमियम 24 Ar, तो होना तो ये चाहिए था कि 4s2 3d4, लेकिन अभी मैंने आपको पीछे भी इसको एक्सप्लेन किया है कि इसका एक्सेप्शनल केस होता है, क्योंकि इसने हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल वाली स्टेबिलिटी अटेन करनी होती है, तो 4s1 और 3d5 जो होती है वो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है, तो 4s1 इसके अंदर भी एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, तो यही हमारे पास यहाँ पे राइट ऑप्शन बनता है नियॉन, जो कि NS2 1s2 इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो एस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये भी हमारे पास राइट ऑप्शन नहीं बन सकती, तो राइट ऑप्शन जो है वो यहाँ पे हमारे पास चार्ली ऑप्शन बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि विच ऑफ फॉलोइंग हैज़ द लोएस्ट चार्ज टू मास रेशो, इसको भी लॉजिकली देख लेते हैं। देखें जी, चार्ज टू मास रेशो आपने कैलकुलेट करनी है, तो लिथियम को सबसे पहले सॉल्व कर लेते हैं। चार्ज क्या है हमारे पास 2, और इसका जो मास होगा लिथियम, लिथियम का जो मास है वो हमारे पास 7 आ जाएगा, तो 2 डिवाइडेड बाई 7, तो अगर हम लोग सपोज कर लें कि इसको 2/8 भी कर लेते हैं तो 1/4 अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा, मतलब सिर्फ सपोज करने के लिए हमने आंसर निकालना है। तो हीलियम के केस में देखें E/m, तो वैल्यू चार्ज इसका 1 है, मैस इसका 4, तो ये भी ऑलमोस्ट 1/4 आता है। तो हाइड्रोजन के केस में चार्ज भी इसका 1 है और मैस भी इसका 1 होगा, तो इसका आंसर तो 1 आता है। उसके बाद बेरिलियम देखें, चार्ज 0 और मैस इसका 9, तो 019 इन्फिनिटी, मतलब जिसका जिसका मैस सबसे ज़्यादा होता है, अगर इसका मैस सबसे ज़्यादा है तो 019 आंसर भी 0 ही आएगा। तो E/m की जो रेशो होगी वो हमारे पास इन केस ऑफ बेरिलियम जो है वो हमारे पास 0 आ रही है, जिसमें डिनोमिनेटर जितना ज़्यादा होगा उसका जो होगा वो आंसर उतना ही कम आया करता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो लोएस्ट रेशो आएगी वो बेरिलियम के केस में होगी, तो हम लोग कहते हैं यहाँ पे हमारे पास जो राइट ऑप्शन होगा वो बेरिलियम आ जाएगा। नेक्स्ट देखें, अकॉर्डिंग टू जनरल गैस इक्वेशन डेंसिटी ऑफ एन आइडियल गैस डिपेंड्स अपॉन, तो हमें पता है T इज इक्वल टू PM/RT होता है, तो यहाँ पे P प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहा है, M इज इक्वल टू मोलर मास, R जनरल गैस कांस्टेंट, T टेम्परेचर, तो तीनों चीज़ों के ऊपर डेंसिटी डिपेंड कर रही है, तो ऑल ऑफ द अबव होगा यहाँ पे राइट ऑप्शन आ जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट देखें, द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज कंसीडर्ड नेग्लिजिबल,
एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल को निग्लिजिबल कंसीडर करना है, मतलब ये पास्टुलेट किस चीज़ का आ गया, आइडियल गैस का। और आइडियल गैस कब बनती है, जब हमारे पास उसका वॉल्यूम ना होने के बराबर होता है। तो मैंने आपको बताया था कि हिटलर से मैंने आपको याद करवाई थी ये चीज़ कि जिस तरह से हमारे पास हिटलर होता है, इसी तरह से अगर आप हिटलर को याद कर लेंगे, आर की जगह पे पी पुट कर दें, तो हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर के ऊपर जो भी गैस होगी वो आइडियल होगी। तो आपको यहाँ पे कौन सी गैस चाहिए, आइडियल चाहिए। और आइडियल गैस करवाने के लिए आपके पास प्रेशर क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए। तो इन चारों ऑप्शन में से आपने एक ऐसा ऑप्शन सेलेक्ट करना था जिसके अंदर प्रेशर की वैल्यू सबसे कम होगी, तो वो हमारे पास 2 atm है। तो यही जो होगी वो हमारे पास राइट ऑप्शन आ जाएगी। नेक्स्ट देखें कि CO2 एंड SO2 बोथ आर ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल, के दोनों का जो एटॉमिक, दोनों के दोनों जो हैं वो हमारे पास ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल ही जो है वो मौजूद हैं, लेकिन हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ SO2 जो है वो ग्रेटर है दैन दैट ऑफ CO2। हीट ऑफ वेपराइजेशन जो होती है, वेपर बनने की सलाहियत जो होती है, वो डायरेक्टली रिलेटेड होती है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के साथ। तो वेपराइजेशन इज डायरेक्टली रिलेटेड विद इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, जिसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होंगी तो उसकी वेपराइजेशन की वैल्यू भी ज़्यादा होगी। तो हाई इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ऑफ एसिड्स का तो ताल्लुक नहीं है यहाँ पर। नेक्स्ट देखें कि SO2 जो है वो पोलर, और पोलर मालिक्यूल्स के अंदर डायपोल डायपोल फोर्सेस व स्ट्रॉन्गर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं। तो पोलर मालिक्यूल्स के अंदर हीट ऑफ वेपराइजेशन भी ज़्यादा होगी। CO2 नॉन पोलर होता है तो इसकी जो वेपराइजेशन की वैल्यू होगी वो भी कम होगी। ये हमारे पास राइट ऑप्शन है। साइज़ का भी इसका कोई रिलेशन नहीं होता और एसिडिटी के साथ भी इसका कोई भी रिलेशन नहीं होता। तो यहाँ पे हमारे पास क्योंकि वेपराइजेशन मालिक्यूलर फोर्स से डायरेक्टली रिलेटेड हैं, तो हम लोग कहेंगे कि SO2 पोलर और CO2 नॉन पोलर होने की वजह से जो है वो SO2 की वेपराइजेशन की वैल्यू जो होती है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू SO2। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो बीटा आ जाएगा। कहता है विच द फॉलोइंग हैज़ द लोएस्ट वेपर प्रेशर एट 20 डिग्री सेल्सियस। तो वेपर प्रेशर उसी के ज़्यादा बनते हैं जिसके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज होती हैं वो वीकर होती हैं। मीन टू से आप कह सकते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज का वेपर प्रेशर के साथ इन्वर्सली रिलेशन होता है। तो यहाँ पर देखें, एक आपके पास उसने पूछा क्या लोएस्ट वेपर प्रेशर लो। तो लो वेपर प्रेशर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। तो इन चारों में से वाटर जो कि स्ट्रॉन्गर बॉन्डिंग, जो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग रखता है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से हम लोग कहेंगे कि चूंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा है, इसकी वेपर प्रेशर कम होगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो वाटर आ जाएगा। क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड, डाइथाइल ईथर नॉन पोलर मॉलिक्यूल, इनके अंदर जो है वो वीकर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होंगे, जबकि वाटर के केस में स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग और उसका जो वेपर प्रेशर की वैल्यूज होंगी वो कम होंगी। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे वाटर आ जाएगा। नेक्स्ट कहता है कि विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो एक आपके पास ब्रोमीन गिवन है, फॉस्फोरस है, सल्फर, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 भी एक मॉलिक्यूलर सॉलिड है। ये पड़ा हुआ एग्जांपल्स के अंदर सल्फर S8 की फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करता है, फॉस्फोरस P4 की फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करता है। ये तीनों के तीनों तो मॉलिक्यूलर सॉलिड होते हैं। जबकि हमें पता है कि हमने ये बहुत इंपॉर्टेंट और मशहूर तरीन MCQs के चारों हेलोजेंस, कौन सा ऐसा पीरियोडिक टेबल के अंदर ग्रुप है जिसके अंदर तीनों की तीनों हमें फिजिकल स्टेट देखने को मिलती हैं। तो हमारे पास जो फ्लोरीन और क्लोरीन जो है वो गैसियस फॉर्म के अंदर होते हैं, ब्रोमीन जो है वो एक लिक्विड फॉर्म के अंदर पाया जाता है, और आयोडीन जो होता है वो हमारे पास सॉलिड फॉर्म के अंदर पाया जाता है। तो उसने पूछा ये कि मॉलिक्यूलर सॉलिड कौन सा नहीं है, क्योंकि ये Br2 की फॉर्म के अंदर तो एग्जिस्ट कर सकता है लेकिन ये लिक्विड होता है, सॉलिड नहीं होता। तो यहाँ पे हमारे पास जो राइट ऑप्शन होगी वो ब्रोमीन ही आएगा कि ब्रोमीन जो है वो एक मॉलिक्यूलर सॉलिड नहीं होता। द लेटेस्ट एनर्जी इज आल्सो कॉल्ड एज क्रिस्टल एनर्जी। ये भी फेडरल बोर्ड की बुक का एक्सरसाइज का ऐसा टेस्ट क्वेश्चन है कि लेटेस्ट एनर्जी को जो है वो हम लोग क्रिस्टल एनर्जी का नाम दे रहे होते हैं। तो यही हमारे पास राइट ऑप्शन। कहता फॉर अ गैसियस फेज रिएक्शन व्हेन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स आर इक्वल। ये पहले भी MCQs इसी तरह का पूछा जा चुका है और मैंने अभी इसको एक्सप्लेन किया पीछे, फिर इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि KP और KC इक्वल होंगे अगर हमारे पास NP और NR जो है वो इक्वल होते हैं, और KP अगर ग्रेटर होगा KC से तो NP जो होगा वो ग्रेटर होगा NR से। अगर KP लेस देन है KC से तो NP जो होगा वो लेस देन होगा NR से। अब यहाँ पे रिक्वायरमेंट देख रहे हैं कि उसने कहा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट इक्वल हैं, तो दोनों के दोनों इक्वल, तो KP और KC इक्वल होंगे। तो वैल्यू ऑफ KP और KC डिफरेंट ये नहीं हो सकता। वैल्यू ऑफ KC इज ग्रेटर देन KP, ये उस वक्त पॉसिबल होता जब NP लेस देन होता है NR, तो ये भी नहीं ठीक। द वैल्यू ऑफ KP इज ग्रेटर देन KC
तो अब एन पी और एन आर ज़्यादा हो तो ये भी नहीं राइट ऑप्शन। द वैल्यू ऑफ के पी और के सी सेम होंगे तभी जब एन पी और एन आर इक्वल होंगे, तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो डेल्टा आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो डेल्टा आ जाता है। प्यूरिफिकेशन कहता है टेबल स्टार्ट के NaCl पर पासिंग द HCl थ्रू इट सैचुरेटेड aqueous सॉल्यूशन इज एन एग्जांपल ऑफ। तो ये हमारे पास कॉमन आयन इफेक्ट की ही एग्जांपल है कि हम लोग इसके केस में NaCl के केस में Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव बन रहा होता है और ACl ऐड करवा देते हैं, जिसके केस में कॉमन आयन इफेक्ट बढ़ जाता है। कॉमन आयन इफेक्ट बढ़ने की वजह से दोबारा से Cl के साथ ऐड करते हैं और NaCl बनाना शुरू कर देते हैं। तो कॉमन आयन इफेक्ट की ही ये एग्जांपल है हमारे पास। नेक्स्ट चलते हैं कि बेटे फॉलोइंग कंपाउंड शो द ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म। तो पंजाब बोर्ड के बच्चों ने सिर्फ यही पढ़ा हुआ है यहाँ पर कि हमारे पास जो है अल्कीन वाले मालिक्यूल हैं वो ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं, लेकिन चूंकि फेडरल बोर्ड की बुक से इसका जो राइट ऑप्शन है वो बीटा है। एनी हाउ जो फेडरल बोर्ड की बुक से मैं आपको इसकी एक्सप्लेनेशन देता हूँ कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो है वो पॉसिबल हो सकती है साइक्लिक कंपाउंड्स के अंदर। हमने ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म के केस में क्या पढ़ा कि अल्कीन्स इसी वजह से आइसोमेरिज्म शो करते हैं क्योंकि उनके अंदर फ्री रोटेशन जो होती है वो पॉसिबल नहीं होती, वहाँ पे पाई बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एनर्जी रिक्वायर होती है। इसी तरह से जो हमारे पास साइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं वहाँ पर भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का फिनोमेना देखा जा सकता है। उसकी रीज़न क्या होती है कि वहाँ पर भी जो फ्री रोटेशन होती है वो पॉसिबल नहीं होती है अबाउट कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड्स फॉर्मिंग अ रिंग, क्योंकि वो एक रिंग बनी हुई होती है। अगर एक बॉन्ड टूट जाएगा तो वो रिंग भी ब्रेक हो जाती है। तो क्योंकि वहाँ पे रिंग को स्टेबल रखना होता है, मेंटेन रखना होता है, तो वहाँ पे बॉन्ड ब्रेक नहीं कर सकता। तो यहाँ पर चूंकि रोटेशन जो होगी वो बॉन्ड्स को ब्रेक कर देगी और रिंग ख़त्म हो जाएगी, तो हम लोग कह सकते हैं कि इसकी रिंग जब ख़त्म ही नहीं होगी तो वहाँ पर भी जो है वो फ्री रोटेशन नहीं होगी। जब फ्री रोटेशन नहीं होगी तो हमारे पास साइक्लिक कंपाउंड एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो यही एज सच है जो है वो अगर आपके पास फिर वही रिक्वायरमेंट पूरी करनी होगी आपको कि डिफरेंट ग्रुप्स अटैच होने चाहिए कार्बन एटम्स के साथ। तो इन दिस केस आपके पास ये डिफरेंट ग्रुप्स अटैच हैं। तो जब CH3 ऊपर तो ये सिस फॉर्म, जब ये अपोजिट डायरेक्शन के अंदर तो ये ट्रांसफॉर्म बन जाती है। अगर मैं आपको क्वेश्चन की तरफ लेकर जाऊँ तो ये देखें हमारे पास एक कार्बन के साथ दो सेम ग्रुप्स अटैच हैं, तो ये भी राइट ऑप्शन ही बन सकती। बीटा हमारे पास राइट ऑप्शन मौजूद थी। ये फेडरल बोर्ड के ऐसे एग्जांपल भी है कि कार्बन के साथ डिफरेंट जो है वो हमारे पास ग्रुप्स अटैच हैं, तो यही हमारे पास बेसिकली राइट ऑप्शन। चार्ली ऑप्शन के अंदर देखें तो ग्रुप सेम अटैच हैं, डेल्टा के अंदर ग्रुप्स अटैच ही नहीं है, तो ये हमारे पास न चार्ली ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म शो कर सकती है ना ही जो है वो हमारे पास डेल्टा ऑप्शन शो कर सकती है। तो बीटा जो थी वो हमारे पास यहाँ पर राइट ऑप्शन। तो बीटा यहाँ पे हमारे पास जो है वो राइट ऑप्शन के तौर पे आ जाएगा। तो यहाँ तक जो है वो हमारे पास सारी की सारी केमिस्ट्री की डिस्कशन खत्म हो जाती है। इंशाल्लाह आई विल शेयर फिजिक्स बायोलॉजी एंड इंग्लिश डिस्कशन एज वेल। सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोस। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीर। अल्लाह हाफिज़।